जब आप अमिताभ जी से मिले जी, तो वो एक कैसा चार्म था उनका? उनके बारे में तमाम भ्रांतियां सुनी हुई थी कि ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो। पर मैं 1-on-1 आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से सुनते आया था, व्यक्ति वही बड़ा होता है जिससे मिलने के बाद आप स्वयं को छोटा महसूस ना करें। कि आजकल कवि पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में सच बोल ही नहीं पा रहे। जी हुजूरी तुम्हें दरबार तक ले आई है, कैद खानों में है आवाज उठाने। देश में आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? हमारे देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर ना सरकार का ध्यान है ना विपक्ष का ध्यान है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि सबसे पहला जो स्टेप किसी भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए भारत में, वो ये है कि जनसंख्या को आप नियंत्रित करें। तो जो ये बोला जाता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, किसका है कश्मीर? आप मुझे अनपढ़ बोलें, बेवकूफ़ बोलें, मूर्ख बोलें, लेकिन कश्मीर की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ वर्दी कर सकती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई और समाधान नहीं। कि हमें आज तक नहीं पता है कि हमें किसको नेता बनाना चाहिए। अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार के, मैं लोगों से पूछता हूँ वोट किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? तो मुद्दा पर का वोट देहल जाई, जे अपना जात के लड़ी ओकरा दे दे हम। तो आपको क्या लगता है कि आज देश में किस तरीके के राजनेता आने चाहिए? मुझे लगता है कि आज के दौर में कम से कम 10 दिन के लिए इस देश में अडॉल्फ हिटलर की भी आवश्यकता है। डू वी हैव एनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट? दुर्भाग्य है भारत का कि 150 करोड़ की आबादी में हम प्रधानमंत्री का दूसरा कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये दुनिया को विश्व गुरु का संदेश नहीं है मोदी जी, लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी। क्या सीने में भारत का इतिहास शेष नहीं है मोदी जी, अमरीकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ये एक ऐसे शब्द हैं कि जब हम इन शब्दों की बात करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में अलग ही इमेज होती है। सबसे पहले इमेज आती है भारतीय सेना की, उसके बाद इमेज आती है हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों की, आंदोलनकारियों की, देश को कैसे आज़ादी मिली उसकी, कैसे लोगों ने देशभक्ति गाने गाए उसकी। लेकिन इसके अलावा अगर आज की सिचुएशन में हम देखें तो ये वर्ड्स काफ़ी हद तक एक मैं कहूँगी कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। किसको राष्ट्रवादी होना चाहिए, किसको देशभक्त होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। और स्पेसिफिकली आज के युवाओं की अगर बात करूँ तो हम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेटाइज करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम देखते ही नहीं हैं। हाँ, हम सिर्फ देखते हैं अगर आसपास कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे हमने कोई पोस्ट देखा कि अरे यहाँ पे हमला हो गया, तो हमने बस 2 लाइन ट्विटर पर डाल दी, हमने बस एक पोस्ट RIP, आई एम सो सैड, समथिंग लाइक दैट, ये डाल दिया। बट उसके आगे की स्टोरी क्या होगी, उसके पीछे की कहानी क्या थी, उसे जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानने में इंटरेस्ट कब आता है? जब उस टॉपिक पर कोई मूवी थिएटर में लग जाती है, देन वी विल बी देयर एंड हम उस मूवी को अप्रिशिएट करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं समाज में जो उस मूवी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि फैक्चुअल बातें किसी को नहीं पता होती हैं। एक अलग ग्रुप है, एक समाज में एक मैं बोलूँगी अलग पद है कवि का, जो कभी सच्चाई कहने से नहीं डरता है। और सच बोलूँ तो कवि वही है जो सच बोले दुनिया के सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके शब्द जो दिल से निकल के आते हैं, जो कलम से पन्नों पर उतरते हैं और स्टेज पर ऑडियंस की आंखों में वो अपने शब्दों को उतरते हुए देखते हैं। वो अलग ही गर्व की बात होती है। तो दोस्तों, द नाद टॉक्स में आज हमारे साथ एक ऐसे ही कवि हैं जिनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है। बड़ी ही कम उम्र में उन्होंने लगभग 100 से 80 मंचों पर अपनी कविताओं का वाचन किया है। इसके अलावा मैं कहूँ कि देश के कई तमाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा भी किया है। और सबसे ख़ास बात अगर बोलूँ उनकी, तो ख़ास बात ये है कि वो जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं, जैसे नाद का मीनिंग है। तो आज उनकी आवाज़ में डंके की चोट देखते हैं कि आखिर समाज से वो क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपूर्व विक्रम शाह जी का। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत अभिवादन मैं भी करता हूँ कि आपने
काव्य जगत में जो अपने कदम अभी रखे हैं अपने शब्दों से जी, तो उसमें तो मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, माँ हिंदी का विद्यार्थी हूँ जी। तो मैं आपका उस जगत की ड्योढ़ी पर स्वागत करता हूँ। आप मेरा कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि, क्योंकि मैं हिंदी में शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ, जिन चुनिंदा शब्दों का मैंने प्रयोग किया यहाँ पर वो सही किया। नहीं, बिल्कुल सही किया। और आपका जो चैनल है नाद बाजे अनहद नाद कबीरा गाए रे, रोके जिस अकबर से रोका जाए रे। तो नाद जो है उसका आपने जिस शब्द को लेकर के अपना चैनल खोला है तो उसमें तो आप किसी भी भाषा में बोलें ये बहुत दूर तक गुंजित होगा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप पूरा? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, और थैंक यू इतनी जल्दी से टाइम देने के लिए। और नहीं, मेरा सौभाग्य है, इट्स अ प्लेजर। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। इसके पहले भी आपने जो बातें की तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन हम जब गूगल पे नाम आपका सर्च कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि ये पोइट्री वो पोइट्री, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें। तो कैसा लगता है आपको? नहीं, पहले तो मैं आपके वचनों का खंडन करना चाहूँगा। कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं जी, सीखने के क्रम में हैं और केवल माँ सरस्वती के कृपा पात्र हैं। नहीं तो ना हम मीटर में लिख सकते हैं, ना हमें काफिया रदीफ की कोई जानकारी है, कुछ नहीं। बस ये है कि जो देखते हैं और जो विसंगतियाँ हैं इस देश में, इस समाज में, उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास भर करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सीखने के क्रम में हूँ। लेकिन हाँ, जो आप गूगल, यूट्यूब इसकी बात कर रही हैं, आधुनिक दौर है और लगभग हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, तो उसे देखता हूँ तो अच्छा ही लगता है। क्या आपको लगता है कि आपकी जो बात करने की शैली है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी उम्र से काफ़ी बड़ी है, या ऐसा लगता है कि काफ़ी आप मैच्योर पर्सन से बात कर रहे हैं, जिस तरीके की सोच आप रख रहे हैं? नहीं, मैच्योर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यकीन मानिए, एक अगर आप मेरी पोइट्री भी देखेंगी जी, तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, राजनीतिक ढंग से आपको सही होना चाहिए। लेकिन मैंने जिन लोगों को सुना है या मैं जिन लोगों को पढ़ना पसंद करता हूँ, उनसे मैं यही सीखते आया हूँ कि आपकी जो कविता है, शायरी है, गज़ल है, उसको कभी भी सत्ता के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैच्योरिटी यहाँ यही कहती है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट रहें, लेकिन जो अल्हड़पन, अक्खड़पन या बचपना होता है वो कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो करें। तो मैं उस नहीं, वास्तविकता में बेबाक तो आप बहुत हैं। आपकी जो कविताएं हैं उसमें जिस रूप से आपने अपने विचारों को रखा है, जनरली अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट कर रही थी, कविशाला करके एक ऐप है और कंपनी है, उसके फाउंडर हैं अंकुर मिश्रा जी। तो उनसे ही बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि आजकल कवि पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में सच बोल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप यकीन मानिए, जो लोग ये कह कर के अपने आप को मंचों पर स्थापित किया करते थे कि हम कभी सत्ता के समर्थन में नहीं बोलेंगे, हम जन कवि होंगे, बिल्कुल, वो आज धन कवि हो गए। उन्होंने सत्ता के समर्थन में बोलना शुरू किया, यश भारतियाँ मिली, पद्मश्री मिली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों के खिलाफ रहना चाहिए। नईम फराज महाराष्ट्र की एक बहुत बुलंद आवाज़ हैं, बहुत वरिष्ठ शायर हैं। उनका एक शेर है कि जी हुजूरी तुम्हें दरबार तक ले आई है, कैद खानों में हैं आवाज़ उठाने वाले। क्या बात। तो आज के दौर में हम इस प्रथा को देख रहे हैं कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो या आप कैद खानों में डाले जाएंगे या आप एजेंसीज़ की गिरफ्त में आ जाएंगे। और अगर आपने आवाज़ उठाना बंद कर दिया और आवाज़ मिलाना शुरू कर दिया तो आपको हो सकता है राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए या फिर आप किसी न किसी अवार्ड के हकदार हो जाएं। That's true. तब जब बचपन में थे, 5 साल का पूर्व था जी, वो क्या सोचता था, क्या कभी बनेगा, क्या बनना था? 5 साल की तो बहुत अधिक मेमोरी नहीं होती है जहन में, लेकिन जो मुझे थोड़ा धुंधला सा याद है, हमारी दादी लिखा करती थी और जब भी मैं किसी भी पोएट को सुनता था, मैं बिहार से हूँ,
तो हाँ, कितने भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे कवि, डॉक्टर अरुण चंपारनी, शायद किताबों ने उनको उनका श्रेय नहीं दिया, लेकिन उनको सुनना, उनको पढ़ना, या फिर जब मैं दिनकर जी की कविता पढ़ता था, श्याम नारायण पांडे की कविता पढ़ता था, मुझे बहुत कनेक्शन फील होता था। तो बचपन से ही तुकबंदी वगैरह तो शुरू कर ही दी थी। फिर 5 साल में क्या सोचता था उतना तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, जब 7-8 साल का लगभग हुआ तो मैं शेरवुड कॉलेज गया और श्रद्धेय अमनदीप सांधू साहब, उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मेरे जीवन में उनका कितना महत्व है। तो उन्होंने बहुत तराशना शुरू किया, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, क्या बोलना। तो कविता मैं लिख लेता था, लेकिन उसकी डिलीवरी कहाँ करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये उनसे सीखा मैंने। तो उस समय मैं ये सोचता था जब 7-8 साल का था कि मुझे कविता लिखना है और मुझे ऐसा बोलना है जो सुनने वाले को अच्छा लगे और मुझे बोलने में भी अच्छा लगे। बस इससे ऊपर मैं कुछ नहीं सोचता था। तो कविता लिखने में और उनकी कृपा है, आप मुझे अभी भी 4 शब्द बताएं तो मैं उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ तो राइम करके बना ही लेता हूँ। तो किस तरीके की कविताएं बचपन में लिखते थे? बचपन में तो बहुत फूल, तारे, जुगनू, इन सब पर लिखा करता था, लेकिन कहीं ना कहीं विसंगतियों पर प्रहार करने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, हमारे हिंदी के एक शिक्षक हुआ करते थे जब मैं शेरवुड नहीं गया था तब, उनका नाम अभी भी है मुनिंद्र मिश्र मेघ, बिहार के बहुत अच्छे कवि हैं। तो वो बहुत ठेठ बिहारी लहजे में कविता सुनाते थे, लिखते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले, एक कोई बूढ़ी औरत है, उसकी झोली ढूंढ रहे हैं, उसको टटोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें बॉम्ब है, तो या तो तुम बॉम्ब दे दो या फिर 10 रुपए दे दो। और वो भिखारन थी। 10 रुपए पुलिस वाला मांग रहा था। तो उन्होंने लिखा, कुछ तुम ढूंढते हो, कुछ हम ढूंढते हैं। ये 5-6 साल में मुझे इतना याद है। कुछ तुम ढूंढते हो, कुछ हम ढूंढते हैं, बमकिल से बड़ी रकम ढूंढते हैं, और कैसे हैं ये पुलिस वाले आजकल, बेचारी बुढ़िया के मोटरी में बम ढूंढते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि इन्होंने जो लिखा है बहुत ठेठ लहजे में है, लेकिन विसंगति पर प्रहार हो रहा है। तो उसके बाद से मैंने यही पुलिस प्रशासन पर, नेताओं पर, भ्रष्टाचार पर लिखना शुरू किया, आज तक लिख रहा हूँ। क्या बात है। तो ये जो जर्नी है जी, मतलब एक स्कूल स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक कविताएं लिख रहा है, इससे इतने बड़े लेवल तक, देश के लेवल तक, देश के मंचों तक पहुंचने की वो कैसी रही? मैं सबसे पहले तो मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने आप को बहुत ही हम्बल दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि कविता या शायरी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो समंदर है, और मैं ताल तड़ाग का एक बूंद तक नहीं हो पाया हूँ। लेकिन लोगों तक जो मैं पहुँच पाया, उस जर्नी की अगर आप बात करें तो क्लास 10 में मैं था, उस समय बनेगा स्वच्छ भारत, एक NDTV पर इवेंट होता था 2 अक्टूबर को, और उसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन वो 12 घंटे तक बैठते थे अपनी इस उम्र में भी। तो उस समय हमारे स्कूल में लोग आए, चूँकि उनका भी पठन पाठन शेरवुड से ही हुआ। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी के स्कूल के 3 बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। तो उसमें एक मुझे भी सिलेक्ट किया गया। तो वही प्रिंसिपल साहब जो हैं, अमनदीप सांधू साहब, उन्होंने कहा कि तुम सवाल पूछ कर क्या करोगे, तुम कुछ लिखो और सुनाओ उन्हें। तो मैंने कविता लिखी, वो 6-7 मिनट की थी, और सवाल पूछने का जो समय दिया गया था वो लगभग 1 मिनट पर स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम तो 6 मिनट पूरी सुनाना। मैं कहा सर वो उनकी टीम है, तो वो बहुत स्टर्न और बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं इन मामलों में। उन्होंने कहा कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज़ द लास्ट लाइन। मैं कहा ठीक है। मैंने भी सोचा कि 2 साल और मुझे इन्हीं के साथ रहना है, ये तो अभी चले जाएंगे तो घड़ियाल से बैर तो कर नहीं सकते नदी में रहकर। तो मैंने 6 मिनट की कविता सुना दी और अमिताभ जी को बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसको डाला। किस टॉपिक पर थी कविता? वो स्वच्छता पर थी, स्वच्छ भारत अभियान पर। उसकी लाइन थी एक कि नालियों की कोख से माँ गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले। क्या बात।
तो क्लास 10 में ये सुनाई मैंने उन्हें, फिर 11 12 वो हर साल सुनते गए और उसको शेयर करते गए, उससे काफ़ी लोगों तक पहुंचा मैं। और उसके बाद जब कवि सम्मेलन और मुशायरों की बात हुई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मेरे से अधिक दूसरे लोगों ने ही वीडियोस डाली हुई हैं। और मैं ये भी चाहता था कि कल हो के कोई मुझसे पूछे तो ये ना कहा जाए कि ये सोशल मीडिया के बनाए हुए कवि हैं। तो मैं आज भी इंटीरियर से इंटीरियर एरियाज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, वहाँ जाकर कविता सुनाता हूँ जहाँ बुलाया जाता है, और लास्ट पर्सन ऑफ द लास्ट लाइन उन तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और इस क्रम में ये सब अपने आप होते जाता है। तभी मैं कहता हूँ कि होई हैं वही जो राम रचि राखा। तो वो कराते रहते हैं, मैं करते रहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आप अमिताभ जी से मिले जी, तो वो एक कैसा चार्म था उनका कि एक छोटा बच्चा, 10th क्लास का बच्चा बॉलीवुड के सुपरस्टार से मिलने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उनसे जब मैं फेस टू फेस मिला पहली बार, मैं क्लास 12 में था उस समय। अच्छा। 10th में इट वाज ऑनलाइन। ओके। फिर 11th में भी उन्हें पसंद आया, NDTV वालों ने कराया। 12th में उन्होंने बुला लिया मुंबई। तो उनसे मिलकर उनके बारे में तमाम भ्रांतियाँ सुनी हुई थी कि ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। पर मैं 1-on-1 आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से सुनते आया था, व्यक्ति वही बड़ा होता है जिससे मिलने के बाद आप स्वयं को छोटा महसूस ना करें। और वो चीज़ मैं भारत के कई सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन जितने डाउन टू अर्थ हैं मैंने उतना और किसी को नहीं देखा। तो उनसे मिलने के बाद मुझे मतलब चार्म तो उनका ये है, सुबह शूट था, मुझे लगता है 7:30-8 बजे, सब सोए नहीं, और मुंबई की जनता खुद जो सोती है 4 बजे, उसको आप 6 बजे बुला दें, वो सब एकदम लग रहा था भांग खा कर आए हुए हैं। लेकिन जब अमिताभ जी ने एंट्री की और उन्होंने जैसे सबको एनर्जाइज किया, कम ऑन गाइज, यंग मैन गो ऑन गेट अप, ये सब मतलब देखकर उनको लग रहा था कि कोई व्यक्ति है। और मुझे बहुत गर्व हुआ कि वो हमारे स्कूल के ही पूर्व छात्र रहे हैं। तो शायद शवुड का ही सिखाया हुआ था जो आज तक एग्जीक्यूट करते हैं। That's so nice, so nice। कोई एक ऐसी बात जो उन्होंने आपसे बोली हो और आपको लगा हो कि ओ माय गॉड, दिल में घर कर गई है कि दिस इज द बेस्ट लाइन? उनकी मैं आपको बताता हूँ, उनकी बात तो क्या थी, उन्होंने जब बातचीत का क्रम शुरू किया तो जिस तरह से वो आपको सुनते हैं, आप अधिकतर लोगों को देखती होंगी, मतलब मैं स्वयं मैं अपने आप को इस अपराध का अपराधी मानता हूँ कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ और कोई आ गया कि भैया वो वाली उस दिन वो आपने बात कही थी, मैं ट्राई करता हूँ कि अरे बढ़िया बढ़िया फटाफट निकल। वो व्यक्ति आपकी हर बात को सुनते हैं, और ये चीज़, ये क्वालिटी जो उनमें है, यही उनको सदी का महानायक बनाती है। तो उनका ये जेस्चर दिल में घर कर गया कि आपके पास अगर कोई आ रहा है तो ये मायने नहीं रखता कि आप देश के प्रधानमंत्री या देश के महानायक हैं। अगर आप उसको समय दे पा रहे हैं तो समय से बड़ा धन तो कुछ और है नहीं। एंड टॉप ऑफ दैट ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड पोएट। बहुत, उनके पिताजी बहुत पिताजी तो थे ही, वो तो अपने पिताजी की पोएट्रीज तो रेसिटेट करते ही हैं वो, बट उनकी पोएट्रीज भी काफ़ी अच्छी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ज्ञानी व्यक्ति हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनका ये जेस्चर जरूर दिल में घर कर गया कि अगर कोई आपसे मिल रहा है आप उसको पूरा समय दें। अच्छा, मतलब ठीक है, 10th 11th 12th में होते तो हम टीनेजर ही हैं जी। तो जब अमिताभ बच्चन से मिलके आए, क्या फीलिंग थी? रॉब झाड़ा क्लास में जाके कि यार बच्चन साहब से मिलके आए हैं? रॉब झाड़ने की तो मतलब वैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया शवुड में वो आते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, 2008 में वो आए हुए थे एज द चीफ गेस्ट। फिर राम कपूर साहब हैं, वो भी हमारे वहाँ के, कबीर बेदी, दलीप ताहिल। तो जो बॉलीवुड का एक ऑरा है ना, वो शवुड की दीवार के अंदर आके वो लगभग खत्म हो जाता है। तो जो उस समय रॉब झाड़ना चाहिए था वो तो नहीं झाड़ पाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जब मैं वापस घर गया तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि उनको छूने में कैसे लगते हैं वो। मैंने कहा छूने में तो जैसे लगने चाहिए वैसे ही लगते हैं। तो उनका, क्योंकि देखिए वो भारत के सुपरस्टार हैं, और बिहार के साइड में उनका खैके पान बनारस वाला ये सब जो चीज़ें तो इतना फेमस है कि लोगों को लग रहा था कि मैं पता नहीं किससे मिल करके आया हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया, मतलब हर व्यक्ति कोई भी आता था तो वो ज़रूर पूछता था एक बात बताइए कैसे बोलते हैं,
मैंने कहा जैसे आप सुनते हैं वैसे ही बोल। तो अच्छा था। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद फिर कॉलेज आपने DU से पढ़ाई जी। शुरू करी है ना, तो उधर भी आपने काफ़ी, आपकी जो पोइट्रीज़ हैं वो जी। बहुत फेमस हुई हैं, लेकिन वीर रस की कविताओं का चुनाव क्यों किया? मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरा जो कंठ है वो अगर आप संगीत और धुन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कर्कश है। मतलब मैं, कोई मुझे अगर कहता है कि आप ये कोई गाना सुना दीजिए, तो मैं यही कहता हूँ अगर आप मुझसे कोई गाना गवाएंगे तो उस गाने की बेइज्जती है। अब मुशायरे में जहाँ पहली बार गया तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया तरन्नुम में कुछ सुनाइए। मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं तरन्नुम में सुनाने लगा तो आप जहन्नुम में महसूस करेंगे। तो एक कारण तो वो है वीर रस की पोइट्री करने का। दूसरा कारण है कि मुझे लगा कि मेरी जो इनर कॉलिंग है वो वीर रस की ही है। और मैं जो तर्क देता हूँ इससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन जो इंसानों की बनावट है ना, आक्रामकता, ये हमारे जीन्स में रही है। आप केव मैन को देखें, अर्ली मैन को देखें, उन लोगों ने शिकार करके खाया, थोड़े मैच्योर्ड हुए, मैच्योरिटी आई, विकसित हुए तो कबीलों में बंटे, कबीलों में लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद हमने देश बनाए, देशों में लड़ाइयाँ हुई। फिर कॉन्टिनेंट्स बनाए, कॉन्टिनेंट्स में लड़ाइयाँ हुई। सोवियट्स एक तरफ हो गए और दूसरा धड़ा एक तरफ था। हमने धर्म बनाए, धर्मों में लड़ाइयाँ हुई। जातियाँ बनाई, जातियों में लड़ाइयाँ हुई। तो जब मेन प्रवृत्ति युद्ध की रही तो उसी से मिलता जुलता कुछ लिखना मैंने भी शुरू किया। बीइंग अ ह्यूमन हम बहुत टेरिटोरियल होते हैं जी। तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं क्योंकि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं बहुत छोटी चीज़ों से देखती हूँ, मेरा नेचर है कि अगर कोई चीज़ हो रही है ना सामने वाले की, तो पहले ना मैं वो अपने साथ, अपने आप को उस जगह रख के देखूंगी। जी जी। एग्जैक्टली अगर मैं होती, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, निशांत है, काम करते हैं साथ में, तो गुस्सा आता है कि यार तू टाइम पे नहीं आ रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू वो नहीं कर रहा है, या जो भी चीज़ें। बट देन मैं अपने आप को उस जगह रख के देखती हूँ, अगर मैं किसी के साथ में काम कर रही हूँ तो मैं भी कई बार ऐसा काम करती हूँ। तो ह्यूमन इज़ वेरी वेरी सेल्फिश। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो आपने बोला है ना कि आक्रामक एक नेचर है, वो है। अगर आपको कन्वीनियंस के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, आपका नेचर तुरंत बदल जाएगा। मैंने तभी तो निशांत भाई से पूछा, वो भी 1-1.5 घंटे से आए, आप भी तैयार थी। मैं देरी से आया तो मुझे, जब मैं देखता हूँ कि मैं आपकी या उनकी जगह होता, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया होता। तो उसमें अगर आप देखें ना, लेकिन इसको आप पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखिए, अगर हम अपने आप को दूसरे के शूज़ में डालकर देख लें तो दुनिया की आधी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। जैसे आपने द्वारका बोला ना जी, आई वाज लाइक कोई बात नहीं, इट्स ओके, ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग, आई नो, द्वारका से आ रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। अब मैं आपको फिर से मतलब ग्लोबल एग्जांपल तो नहीं देना चाहिए, पर मेरे जहन में आ गया। जी। आप इजराइल को देखिए और ईरान को देखिए, वो दोनों भी एक दूसरे को अगर उनके शूज़ में डालकर देख लें तो उनकी लड़ाई रुक जाएगी। क्योंकि एक तरफ ईरान का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बचपन से ही एकदम एक्सट्रीमिज़म को पढ़ा है, जिया है, एक तरफ इजराइल है, उसने दूसरी तरफ के एक्सट्रीमिज़म को जिया है। तो जब एक दूसरे को समझने लगेंगे कि वो इस तरह से सोच ही नहीं पा रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया में बात करने के लिए कुछ ना बचे। इसलिए ईश्वर ने राम राज्य ना हो जाए, सबको ये प्रवृत्ति दी है। राम के होते हुए राम राज्य नहीं हो पाया, तो हम इस दौर में क्या कामना कर सकते हैं। That's true. जो पहला एक्सपीरियंस था, जैसे मान लीजिए स्कूल टाइम में तो चलिए आप कर ही रहे थे काव्य पाठन, जब एक्चुअल में लाइव ऑडियंस के सामने जाके जो कवि सम्मेलन होते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? कवि सम्मेलन मैंने 2017 से शायद लगभग शुरू कर दिया था। एक्सक्यूज मी। एक्सपीरियंस अच्छा था, और इसलिए भी अच्छा था क्योंकि हो सकता है मेरे साथ के जो कवि थे उस दिन उन लोगों ने बुरा परफॉर्म किया, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा। तो जब आपको आपके दर्शक दीर्घा के लोग उत्साह देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा स्पष्ट मानना था कि चाहे मुझे हूट कर दें वो, मैं वही बोलूँगा जो मुझे बोलना है। और पहला तो नहीं कह सकते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट, तो वो सत्ता पक्ष के लोगों के समक्ष था और मैंने उनके विरोध में सुनाया था। उन लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तब मुझे सुनाया लगा था? 2-4 लाइन मुझे।
उस समय मोदी जी की सरकार आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग आई थी 2014-15 में। 14 में आई थी। तो 2-3 साल ही हुए थे, और मैं उस समय अलग जोश में था। मैंने किसी को सुन लिया था कि कविता कुछ भी हो सत्ता का समर्थन करती ही नहीं है, तो मैंने मान लिया था कि मुझे एकदम इनके विपक्ष में ही रहना है। तो उस समय उनसे ही मिलता जुलता था, और लास्ट की लाइन ये थी कि सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं। लोगों को पसंद आई थी, सराहा गया था, लेकिन उसका जो अगला वाला था उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। उसका अगला था, उसमें सामने सत्ताधारी सांसद भी थे, डीआईजी महोदय थे, 2-3 और डिग्निटरीज बैठे थे, और मैंने एज यूजुअल मुझे जो ठीक लगा मैंने सुनाना शुरू किया, तो बीच में उन्होंने रोक दिया कि नहीं नहीं ये मत सुनाइए, बैठ जाइए करके। तो मैं बैठ गया, लेकिन ऑडियंस ने जिस तरह सपोर्ट किया वो उठ के जाने लगे, तो फिर उन्हें बुलाना पड़ा वापस। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर आपके कविता में शक्ति है और सच्चाई है तो बहुत दूर तक जाएगी। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे आपने एक चीज़ बोली अभी कि लोगों के अंदर जो लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वही भाव होते हैं जी। अब देश में आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है आज के परिवेश में? 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर ना सरकार का ध्यान है ना विपक्ष का ध्यान है। सबसे पहले आप फुटपाथों पर कितने लोग सोते हैं उनकी संख्या देखिए, आपकी जीडीपी कहाँ है इसको देखिए, आपकी इकोनॉमिक स्पाइन कितनी मजबूत है इसको देखिए। ये है होम मिनिस्ट्री का काम। मतलब होम मिनिस्ट्री से मैं अमित शाह जी की तरफ इशारा नहीं है, मतलब अगर आप गृह मंत्रालय को चला रहे हैं या गृह समस्याओं को देख रहे हैं, एक तो वो, उसमें आप ये देखिए कि आज भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे विधायक जीत करके आए हैं आपकी विधानसभा में जो गुंडों की तरह से बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। वो आपकी जनता है, वो आपकी प्रजा नहीं है। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। आज हमारे अखबार लिख रहे हैं कि फलां 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 इस देश पर अगले 10 वर्षों तक शासन करेंगे। क्या एक जनसेवक शासन करता है या सेवा करता है? जनसेवक है वो तो। जी, तो हम इस अर्थ को भूल रहे हैं। दूसरी समस्या है, ये अब शायद आपको लगेगा कि मैं सत्ता पक्ष की ओर से बोल रहा हूँ, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस देश को अपना देश मानने को तैयार नहीं है, जो इस देश की संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनको आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। उनसे आप बहुत अपीजमेंट पॉलिसी जो आपकी है बहुत स्ट्रांग है। तो ये 2 समस्याओं पर अगर आप ध्यान दें, एक तो अपने देश की आंतरिक समस्याएं जो हैं रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी हुई, उनको सही करें। दूसरा, जो दल जो पक्ष आपके देश को देश नहीं मानता है, उनको देश मनवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। कौन सा पक्ष है? वो पक्ष वही है जो आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानने से इनकार करता है। वो पक्ष वही है जो आज भी हिंदुओं के देवी देवताओं पर प्रश्न उठाता है। वो पक्ष वही है जो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। वो पक्ष वही है जो संविधान और कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध पत्थर लेकर पुलिस वालों पर पड़ जाता है संभल में। तो इस पक्ष पर आप ध्यान दें। वो पक्ष कोई धर्म नहीं है, वो पक्ष एक विचारधारा है, और उस विचारधारा का विनाश सुनिश्चित करना ये सत्ता का धर्म है। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष से भी देखें या सत्ता छोड़िए, समाज के जो बड़े बड़े अलंबरदार हैं उनके पक्ष से देखें, जो आपने विचारधारा की बात कही वो बहुत अच्छी बात, विचारधारा की बात कही, वो कोई धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकती, लेकिन उस विचारधारा को एक धर्म से अलाइन करना ये कहाँ तक सही है? मैं बता रहा हूँ, उसमें सही या गलत से पहले हम आज से 8 साल पहले चलते हैं, जब मेरा ख्याल है कि वही फ्रेश आई थी गवर्नमेंट, और मुसलमानों को लगने लगा कि हमारे विरुद्ध इस देश में कार्रवाइयाँ होंगी अब। और मैं अधिकार से इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मुझे हिंदू भी उतना ही सुनते हैं जितना मुसलमान, और मुसलमान भी उतना ही सुनते हैं जितना हिंदू, उतनी ही मोहब्बत से। कहते हैं ना, कवि का तो कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जिस दौर में मुसलमानों को भारत में ऐसा लगने लगा था कि अब हमें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, उस समय पढ़े लिखे
मुसलमान भाइयों की ये जिम्मेदारी थी कि आप आकर उन मौलानाओं को, आप आकर उन आकाओं को ये समझाएं या उनके विरुद्ध खड़े हों कि जो आने वाली नस्लें हैं उनके जहन में जहर डालना आपका काम नहीं है, उनके जहन में अमृत घोलना आपका काम है। जौहर कानपुरी साहब का एक शेर है कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को महे तमाम होना है पूरा चांद। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को महे तमाम होना है, और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। क्या बात है। तो ये उस समय पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों का धर्म था, कर्तव्य था, फर्ज था, जिसे पूरा करने में वो चूक गए। और हिंदू पक्ष का जो धर्म था, जो कर्तव्य था कि अगर भाई नाराज है, अगर भाई पथभ्रष्ट है तो उसे सही रास्ते पर लाएं, समझाएं, अधिक मोहब्बत दें। बच्चा जब नाराज हो जाता है जी, तो हम दोनों अपने अपने कर्तव्यों में उस समय चूक गए, आज से 8 वर्ष पहले। तो ये विचारधारा तो जो हमारे अंदर वो डाली जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदू होते हुए भी बात करूंगी, मुस्लिम होते हुए भी बात करूंगी, जो हमारे घरों में हमें सिखाया जाता है बचपन से, जो समाज में सिखाया जाता है, वही हमारे दिमाग में चढ़ती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो इसको कैसे सुधारा जाए? देखिए, समाज को सुधारने के लिए बहुत, सिर्फ इस सोच को कैसे सुधारा जाए मैं बता रहा हूँ। समाज को सुधारने के लिए तो मतलब आप देखें, समाज सुधारकों की लाइन लगी हुई है, राजा राम मोहन राय, और आप तमाम लोग देख लेंगे। सती प्रथा, उनमें उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सती प्रथा अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत कॉमन था, और उसको लोगों ने मतलब इतना कॉमन बना दिया था कि उसके विरुद्ध जाना, आप समझ लीजिए ईश्वर के विरुद्ध जाना था। तो उस व्यक्ति ने उसको ख़त्म किया ना। अगर वो उस समय सोच लेते कि मैं कैसे कर पाऊंगा, तो नहीं सुधार पाते। इसलिए आज के दौर में हम अपने हिस्से का भारत सुधारें, आप अपने हिस्से का भारत सुधारेंगे। आप भी मतलब 1.150 करोड़ भारत हैं, मैं भी 1.150 करोड़ भारत हूँ। डेफिनेटली। आप अपने हिस्से का सुधारें, मैं अपने हिस्से का सुधारूं, देश सुधर जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, ये सब टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छा लगता है। Exactly. आज भी आप सड़कों पर निकल जाएं, सिविक सेंस की बहुत कमी है। लोगों को खा करके मैं देखता अपने साथ के अपने मित्रों को, वो कुछ भी खाते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं। So true. मैं सीपी जाती हूँ कई बारी, मैं मतलब चलिए मैं आसपास की जगह का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, सीपी तो वेल रिनाउंड प्लेस है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लोग वहाँ रोम अराउंड करने जाते हैं कि यार अच्छी जगह है, दिल्ली का सबसे हार्ट है, एंड सारी चीज़ें। वहाँ मैं देखती हूँ लगभग हर 100 मीटर छोड़ो 50 मीटर पर डस्टबिन है जी, फिर भी लोग खा के यहाँ फेंकेंगे। एंड सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बुरी बात यह है कि मैंने कई बार ऐसा किया हुआ है कि जिसने फेंका मैंने उठा के डस्टबिन में डाला है, सो दैट उनको शर्म आए। उनको शर्म नहीं आती है। मैं आपको एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की तरफ ले जा रहा हूँ जी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा था कि भारत को आज़ादी के बाद कम से कम 10 वर्षों तक तानाशाही की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग उस वक्त भी संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वराज को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार नहीं थे। आप बंदूक अगर किसी सुरक्षा कर्मी को देती हैं, उसके पहले उसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो भारत को ट्रेनिंग मिली ही नहीं कि लोकतंत्र में कैसे रहे। पहले इसने 900 वर्ष आक्रमण झेले, उसके बाद मुगलों के अधीन आ गए, मुगलों के बाद अंग्रेज़ों तक पहुँचे, अंग्रेज़ों के बाद गोरे अंग्रेज़ों तक पहुँच गए। हमें मालूम ही नहीं चला कि हमें किसका चुनाव कैसे करना है। आज भी मैं बिहार जाता हूँ, अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार के, मैं लोगों से पूछता हूँ वोट किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो मुद्दा पर का वोट देहल जाई, जे अपना जात के लड़ी ओकरा दे दे हम। आज भी ये विचारधारा, ये माइंडसेट हमारे जहन में है। जातिवाद तो खैर हमारी नसों में भर दिया गया है संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा कैसे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो सेक्युलर कंट्री। मैं बता रहा हूँ संविधान के द्वारा इसलिए क्योंकि सबसे पहले रिजर्वेशन भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए रखा गया था, लेकिन मंडल कमीशन,
वीपी सिंह जी के निर्णय, इन सब ने जातिवाद को जीवंत कर दिया, इसे मरने दिया ही नहीं। और इसका दुष्परिणाम है जो आज हम यूपी में देख रहे हैं कथावाचकों के साथ क्या हो रहा है। इसका दुष्परिणाम है जो हम आज देखते हैं कि साउथ में यहाँ से गए हुए ब्राह्मणों के साथ क्या होता है। तो ये सब दुष्परिणाम है इसके। जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए था, ख़त्म कर नहीं पाए, और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाती है जिस तक ये पहुंचनी चाहिए। That's true. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संविधान की धाराओं में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाती, पता नहीं क्या करती, क्योंकि हमें अनपढ़ों से ज़्यादा खतरा कुपढ़ों से है। और कौन संविधान लिखता क्या करता मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम कुछ परिवर्तन तो आता, और उस परिवर्तन की आवश्यकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे कि आपने बोला, पहले हम बात करते थे कि जो नेता होते हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो खुद अनपढ़ हैं जी। हम बात कर रहे थे उस बारे में कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आज आपने एक बहुत अच्छी मुद्दा उठाया है कि हमें आज तक नहीं पता है कि हमें किसको नेता बनाना चाहिए। मालूम ही नहीं है। हम लोग शिक्षित तो नहीं कहूँगा, हम प्रिपेयर्ड नहीं है अपने लीडर्स को चुनने के लिए। और मेरा ख्याल है, मैं हो सकता है मिसकोट कर रहा हूँ, लेकिन शायद से अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि द सोसाइटी गेट्स द लीडर इट डिजर्व्स। तो आपका जो समाज है, आपका जो देश है, वो जैसा नेता डिजर्व करता है उसको वैसा नेता मिलेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, मैं तो मतलब मैं स्पष्ट मानता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप किसी भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए भारत में, वो ये है कि जनसंख्या को आप नियंत्रित करें। जनसंख्या का नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसानों में और जानवरों में कुछ तो अंतर होता है ना। इसलिए हम इंसान हैं, वो जानवर हैं। हमने ये फ़ोन बना लिया, हमने ये घर बना लिया, वैसे ही हमने कुछ यंत्र और बनाए, हमने कुछ तकनीकें बनाई, हमने शिक्षाविद में टेक्स्ट बुक्स बनाए, उसके द्वारा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई कि आप जितने में अपने फैमिली को सफाइज कर सकते हैं उतने ही मेंबर्स को उस परिवार में लाएं। मैं फिर किसी भी जाति, किसी मजहब विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सेक्ट ऐसा है जिसके दिमाग में डाल दिया गया है कि आपको जनसंख्या बढ़ानी है। आप जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी पूरी दुनिया पे आपका कब्जा होगा। जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया ये हो रही है कि दूसरे सेक्ट को कहा जा रहा है कि वो तो तुम्हें क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी सरकार ही नहीं आ पाएगी, उसके बाद तो तुम बचोगे ही नहीं, तो अब लो साधु संत सन्यासी सा जनसंख्या बढ़ाओ। तो ये हम किस दिशा में जा रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। हम अभी कहाँ खड़े हैं और अभी हमें क्या नजर आ रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए अगर इस पे कंट्रोल देखिए, नहीं हुआ ना, मैं फिर से कंट्रोवर्शियल हो तो हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, संजय गांधी ने एक मुहिम शुरू की थी इमरजेंसी के दौर में, और उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत लोग मारे भी गए थे क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी। अगर उस मुहिम को आप सलीके से एजुकेट करके लोगों को उनकी स्वेच्छा से शुरू करें तो मुझे लगता है बहुत देर नहीं लगेगी, आप जनसंख्या पर नियंत्रण बिल्कुल करें। और इसको करने के तरीके भी बहुत हो सकते बहुत हैं। अब तो रिवॉर्ड थेरेपी दें आप, रिवॉर्ड थेरेपी भी हो सकती है। वो देते थे वो लोग भी, वो देते लेकिन थे। वो 50 साल पहले की बात है। आप देखिए आज उस वक्त ना तो आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स उस लेवल पे थे, ना ही गवर्नमेंट का फाइनेंस सिचुएशन उस लेवल पे था, ना ही लोगों का एजुकेशन एंड मुझे लगता है मेंटल उस लेवल पे था कि वो इस चीज को समझ सके। बट आज तो हर बंदा समझने को तैयार है। बिहार एक गरीब राज्य तो है, क्योंकि गरीबी की परिभाषा क्या है, क्यों है आखिर, क्यों ये क्या वो केंद्र सरकार की वजह से है या किसी और सरकार की वजह से है? बिहार आंदोलन की जननी है, बिहार साहित्य की जननी है, बिहार शोध की जननी है, बिल्कुल, बिहार संस्कृति की जननी है, बिहार इतिहास की जननी है, बिल्कुल। फिर वो गरीब क्यों हो गया? जो आपने क्यों बोला है ना, महत्व यहाँ है उसका। सबसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में ये हार्श रियलिटी है कि बहुत से जगहों में बिहार पर अंग्रेज़ नहीं पहुँच पाए, और जो अंग्रेज़ों के होने से फ़ायदे मिले थे भारत को, उससे बिहार वंचित रह गया। बिल्कुल। तो एक तो वो
विकास का स्तर जो था वो घटता चला गया। दूसरा, आज़ादी के बाद भी तमाम बड़े लीडर्स दिए बिहार ने, लेकिन वो इतने ऑनेस्ट रहे, इतने ईमानदार रहे कि वो ना बिहार के लिए फंड्स ला पाए, ना बिहार के लिए विकास ला पाए। तो बिहार के लोगों ने ये मान लिया कि हम जो हैं, हम काम करने के लिए बने हैं, हमें गुजरात जाना है, हमें मध्य प्रदेश जाना है, हमें कश्मीर जाना है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं लद्दाख गया था, वहाँ पे 3-3 फीट बर्फ़ पे जो मजदूर काम कर रहा था वो भी गाना बजा रहा था भोजपुरी, यानी वहाँ पर जाकर भी बिहार का ही आदमी काम कर रहा है। अरे आप बिहार उधर की बात करें, मैं मॉरिशस गई थी जी, एंड मॉरिशस में जो मेजर इंडियंस हैं जी, तो बहुत सारे इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% इंडियंस आर जी, स्टेइंग देयर। जी, जो मेजर इंडियंस हैं वो बिहार से हैं। हाँ, एंड सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ पे एक लगी कि कल्चर नहीं छोड़ा, बिल्कुल। वही ऑरेंज कलर का सिंदूर भरना यहाँ तक, तो वो पहचान दिखाता है कि आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं। और बिहार का जो व्यक्ति होता है ना, उसमें बचपन से ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात डाल दी गई है कि वो शहर वाले हैं, तुम गांव वाले हो। इवन द पर्सन कमिंग फ्रॉम द कैपिटल ऑफ बिहार will not be as confident as a person from any other state's capital. But this is an, I think, all country acceptable statement जी, that सबने ये चीज़ हमने एक्सेप्ट करी है कि विश्व का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी एग्जाम अगर कोई निकालता है तो मेजर जो सिलेक्टेड परसेंट होता है वो बिहार के लोगों का होता है। वो तो इसलिए है ना क्योंकि बिहार में देखिए 3 कैटेगरीज चलती हैं, हाँ, डॉक्टर, IAS IPS और भगवान। तो आप या तो डॉक्टर बने या आप बहुत उससे तगड़े हैं तो आप IAS IPS, उसके ऊपर तो सिर्फ भगवान है। तो ये जो चीज़ है ना बिहार में, इस वजह से बहुत लोगों ने, अब खैर इसके मतलब परिणाम दुष्परिणाम दोनों आप भी हैं। बिहार से हैं हाँ। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, इतना दिमाग, मतलब ऑनेस्टली बहुत दिमाग होता है जी, बट उस स्टेटमेंट को मैं नहीं समझ पाई। और उस चीज़ पे, अच्छा आपने जैसे बात की कि क्यों है रीज़न, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली, पलायन की। पलायन का जिम्मेदार कौन है? देखिए किसी फिल्म में, अब मैं फिल्म का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, मैंने एक डायलॉग सुना था, थोड़ा साहित्यिक था तो मुझे याद रह गया। उसमें वो व्यक्ति कहता है कि ताकत गैंडा भी लगाता है और ताकत बाघ भी लगाता है, लेकिन बाघ ताकत और टेक्निक दोनों लगा देता है। तो बिहार का जो व्यक्ति है ना, वो बाघ बनने के क्रम में है, वो टेक्निक नहीं लगा पा रहा है। नहीं तो बिहार जैसा तेजस्वी, बिहार जैसा ऊर्जावान और बिहार जैसा ईमानदार काम के प्रति युवा आपको देश में नहीं मिलेगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेहनती, मेहनत में मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं। दैट्स सो ट्रू। उस जैसी उतनी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता जो एक बिहार का पर्सन कर सकता है। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे चलिए हम बात कर रहे हैं सरकारों की, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो क्या जो बिहार की करंट सिचुएशन है, जो आज भी हम इतने सालों बाद बोल रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की है या उस रीज़न की वजह से भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हुआ है? सरकार तो बिहार में आज़ादी के बाद जिसकी भी आई है, सब ने बिहार का बंटाधारी किया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, सरकारें बदली, व्यवस्थाओं के चेहरे नहीं बदले। कल तक सरकार जब लालू जी की थी तो 4-5 बजे शाम तक लोग अपने घरों में घुस जाते थे, इतना गुंडा राज था। मतलब समझ लीजिए कि जंगल राज की पराकाष्ठा। आज हम 4-5 बजे तक अपने घरों में तो नहीं घुसते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जिस दफ्तर में जाते हैं वहाँ का अफसर उस डकैत के रोल में है। मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि आज भी बिहार में अधिकतर थाने ऐसे हैं जहां आप अपनी जायज़ FIR बिना 5,000 रुपये दिए दर्ज नहीं करा सकते। रियली माय गॉड, ये फैक्ट है। भले लोगों को सुनने में बुरा लग जाए, 4 IPS बिहार दे देगा, उनका नाम हो जाएगा पूरे दुनिया भर में, इतने ईमानदार, फिल्में बन जाएंगी उन पर, लेकिन उनके नीचे जो खाकी वर्दी काम कर रही है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि यही वर्दी है जिसने संसद की प्राचीर को बचाया था। लेकिन
उस वर्दी को कलंकित करने वाले थानेदार, चौकीदार आज भी बिहार के कई थानों में मौजूद हैं। ये मैं एक चीज़ बोलूँगी, सिर्फ बिहार में नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर राज्य में। क्योंकि हमारा जो बड़े लेवल पे जो अफसर बैठा है, चलिए वो तो बड़ा पढ़ के आया है, यूपीएससी बड़ा जैसे एग्जाम निकाल के आया है, स्टेट सर्विसेज एग्जाम निकाल के आया है, वो व्यक्ति, उसको पता है कि वो करेगा तो वो फंसेगा, वो अपफ्रंटली फंसेगा अगर वो चीज़ करेगा। दूसरी बात, उसका ज़मीर है, क्योंकि वो इस लेवल पे पढ़ के आया है उस चीज़ को, ठीक है। अब जो छोटे से, मान लीजिए एक सिपाही से नौकरी लगा है, उसका एसआई बना है, प्रमोशन के बाद एसआई हुआ है, या आगे टीआई बना है, या जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको उस लेवल की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं इसके 2 कारण स्पष्ट आपको बताऊं। एक कारण है रिजर्वेशन, ठीक है। वो व्यक्ति जो डिजर्व करता था उस पद को, वो उस तक नहीं पहुंच पाया, और जाति के आधार पर दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच गया। दूसरा कारण है जो पुलिस लॉ है भारत का, वो आज भी अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित था वही चल रहा है। अंग्रेज हम पर शासन करके गए, और मैं आपको, शायद आप इस तथ्य को पहली बार सुनेंगी, जब यहाँ से अंग्रेज वापस गए तो यहाँ से जितने अफसरान लंदन पहुंचे या इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, उनको वहाँ पर क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिली थी। जो यहाँ पे सो कॉल्ड कैप्टन्स थे, मेजर्स थे, उसका एकमात्र कारण ये था क्योंकि उनके अंदर शासक की प्रवृत्ति आ गई थी, और वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे साथ, हमारे वर्क प्लेस में ऐसे लोग भी काम करेंगे जो हम पर शासन करना चाहें। यहाँ का एक अफसर था, मेरा ख्याल है उस समय अनडिवाइडेड बिहार में, तो उसका जब बेटा वापस गया 47 के बाद, तो वो रोने लगा लंदन की ट्रेन में बैठने के बाद, क्योंकि ट्रेन में वो बैठा और ट्रेन शुरू हो गई। यहाँ पर जब वो ट्रेन में बैठता था तो ड्राइवर आकर पूछता था कि सर मे वी स्टार्ट। तो इस तरह का शासन रहा, ऐसी प्रताड़ना हमने झेली, और वही पुलिस लॉ जब आप आज के पुलिसकर्मी को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पुलिस वाला अगर आपको रोकता है तो आप लगभग आप ये मान लेते हैं कि मेरी कोई गलती है। और मैं बिहार को लेकर के खास तौर से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट हैंड अपने नज़र के सामने देखा है। जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, उसको अपनी गरिमा का एहसास ही नहीं है। आप उस शहर के प्रथम व्यक्ति हैं। कहीं भी शांति समिति की बैठक होती है या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, तो उसकी जो कुर्सी है वो मध्य में होनी चाहिए। उसके बाद पुलिसकर्मी अपने रैंक के हिसाब से आते हैं। हमारे बिहार के अधिकतर जिलों में ये कल्चर है कि पुलिस का जो थानेदार है वो बीच में बैठता है, और जितने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, ये अगल बगल बैठते हैं। मैंने और स्टेट्स में नहीं देखा है, बिहार में देखा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इसको अगर हम सुधारेंगे तो जो आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर मिल जाएगा कि बिहार प्रगतिशील हो जाएगा। That's true. बट ये तो सिर्फ, चलिए पुलिस की बात करिए, अगर हम और भी तबके में बात करें तो देश में एक तो ये जो रिजर्वेशन है वो जाति वाला रिजर्वेशन अलग है, बट आपकी फाइनेंस सिचुएशन को देखते हुए रिजर्वेशन अलग है। हाँ, वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर, इकोनॉमिक ग्राउंड को लेकर जो भी रिजर्वेशन चल रहा है उसमें भी यही होता है। जो आपने बात कही ना कि वो ट्रेन में बैठ के रोने लग गया, यहाँ ये भी होता है कि कहीं पर अगर कोई बहुत बड़े मान लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मतलब बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा है या कोई भी बच्चा है या वो जा रहे हैं, तो उनसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि हाँ जी ये हो सकता है। पैसे पर स्टेटस मतलब पैसों पर आपका स्टेटस नापा जाता है, पैसों पर ही आपको इज्जत मिलती है। ये एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, आपको देश का दुर्भाग्य है डेवलपमेंट में या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, मैं दुर्भाग्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खिलाफ हूँ कम्युनिज्म के। क्योंकि उसका कारण अगर आप देखें, एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ सैर पर निकला, तो उसने देखा कि कुछ लोग एकदम अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं, मतलब उन्होंने राजा के महल के बराबर घर बना लिए हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग भूखों मर रहे हैं। तो उसने मंत्री से कहा कि एक काम करो, इनका जितना पैसा है ना वो छीन लो और बराबर में सब पे बांट दो। ये कम्युनिज्म की एक आम अवधारणा है। 6 महीने बाद वो जब पहुंचा तो पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। तो उसने मंत्री से कहा कि क्यों?
तो उसने जवाब दिया कि सर जो पैसे वाले हैं वो कमाते नहीं हैं कि जितना आएगा वो चला ही जाएगा, और जो फुटपाथ वाला है वो कहता है कमा के क्या होगा, मुझे तो आएगा ही आएगा। यही हाल आज भारत देश का हो गया है। आज जो आपने ये मुफ्त खोरी की लत लगा दी है लोगों को, मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो फ्रीबीज का कल्चर है वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब किसी व्यक्ति को मालूम है कि मुझे खाने के लिए पूरा मिल ही जाएगा और 2-3 हज़ार रुपए सरकार की तरफ से ये वो फंड मिलाकर भी मिल ही जाएगा, इंदिरा आवास ले लूँगा या प्रधानमंत्री आवास योजना ले लूँगा तो उसमें 1-1.5 लाख खिलाऊंगा, बाकी 2-3 लाख तो घर आ ही जाएगा, वो क्यों काम करेगा? और जब तक आप काम नहीं करेंगे आपका देश विकास कैसे करेगा? तो मैं ये नहीं मानता हूँ। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप कमाएं और खूब कमाएं, उसमें कोई ना, मैं अंबानी के ख़िलाफ़ हूँ ना अडानी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इस कल्चर के ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ कि जो व्यक्ति प्रताड़ित है व्यवस्था उसे और प्रताड़ना देती है। ये तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। स्पेसिफिकली अभी किसी चीज़ों में, अभी आज ही हम न्यूज़ देख रहे थे, कुछ किसी में सिलेंडर के रेट्स और बढ़े हैं या जो भी चीज़ें हैं और बढ़ी गई हैं। मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है जी, और देश में सबसे ज़्यादा बहुतायत भी मिडिल क्लास की है जी, लेकिन चुनाव भी मिडिल क्लास आदमी ही जिताता है। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्यम वर्ग ये किसी भी समाज का प्राण वर्ग होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, अगर मैं कहाँ काम करूँगा तो कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो उसमें जो एनर्जी और एंथुजियाज्म होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मध्यम वर्ग चुनाव जिताता है और मध्यम वर्ग ही प्रताड़ित रहता है। प्रताड़ित रहने का कारण ये है कि मध्यम वर्ग रिटेलिएट नहीं करता है। आप दबे हुए तबके पर अत्याचार करेंगे ना तो वो लालू यादव को मुख्यमंत्री बना देगा। आप अगर बड़े तबके पर अत्याचार करेंगे तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन आप मिडिल क्लास पर कितना भी अत्याचार कर लें, ना वो प्रधानमंत्री को बदलेगा ना मुख्यमंत्री को बदलेगा। यही उसकी समस्या है। सबसे ज़्यादा ताकत उसी में होती है बदलने की, पर वो करेगा नहीं ना, क्योंकि रिटेलिएशन की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के ही, उसको तो 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी देखनी है, मकान का रेंट देना है, इसकी ईएमआई उसकी ईएमआई, वो उसी में फंसा रहता है। तो उसको सोचने का समय नहीं है। That's true. तो बिहार में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सरकार अब आनी चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। अब वही है ना कि एक शेर है कुमार मनोज का शायद, कि जिन्हें फूल देते हैं उन हाथों में पत्थर निकलते हैं, जिन्हें अधिकतर समझते हैं वो कमतर निकलते हैं, और चुनावों में जीत कर लाते हैं नए लोगों को, पर जो नए आते हैं पुराने से भी बदतर निकलते हैं। तो आप देखिए क्या होता है। बिहार की जो बागडोर है ना, वो जातिवाद के हाथ में है, और जब तक आप उसको नष्ट नहीं करेंगी परिवर्तन की कोई खास कितने साल लग जाएंगे उसको तो बदलने में? उसको ख़त्म होने में अब साल का तो मैं मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है अभी बहुत समय लगेगा। आपको नेशनल पोएट का अवार्ड भी मिला है ना? नहीं टाइटल राष्ट्र कवि तो सिर्फ दिनकर रहे हैं, और उसके बाद लोग नेशनलिस्टिक पोएट कह दें तो अलग बात है, पर अवार्ड वगैरह तो मतलब अब मुझे फिर मैं बहुत अजीब साउंड करूँगा। नहीं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी अच्छे। AIU लिटरेरी अवार्ड भी मिला है आपको। AIU तो एक्चुअली जो मतलब जिस यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा हूँ ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो वो उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। तो वो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, और मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वो अवार्ड अलग बात है। लिटरेचर में मुझे लगता नहीं कोई अवार्ड मुझे मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ कैसे नहीं मिल रहा है? 2015 से नेशनल कवि का टाइटल मिल रहा है आपको। वो तो देने वालों ने दे दिया, वो जनता का दिया हुआ टाइटल वो सबसे बड़ा होता है। मुझे ना सरकारों के वैलिडेशन की ज़रूरत है, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये सरकार बुलाकर ये दे दे, वो सरकार बुलाकर वो दे दे, ना मुझे चाहिए। मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि मैं
लोगों के बीच में बना रहूं और लोग एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने, ये मेरे लिए बहुत है, सबसे बड़ा अवार्ड है। जज्बाते हिंदुस्तान क्या है? जज्बाते हिंदुस्तान, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसे तो कुछ है, आपका टेड टॉक आपने किया हुआ था। ओके यस, तो टेड टॉक जो था ना, वो उन्हीं लोगों ने उसका टाइटल डाल दिया, जज्बाते हिंदुस्तान। बहुत है ऑनलाइन इस बारे में काफ़ी कुछ है। जज्बाते हिंदुस्तान अगर एज अ टर्मिनोलॉजी आप देखें तो जज्बात का मतलब होता है भावना, इमोशन। तो हिंदुस्तान का इमोशन क्या है, अगर मैं उसको व्यक्त कर पा रहा हूँ तो आप उसको जज्बाते हिंदुस्तान कह सकती हैं। जैसे मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत का इमोशन 2014 के पहले कुछ और था, 2014 के बाद कुछ और हुआ, 1947 के पहले कुछ और था, 47 के बाद कुछ और हुआ। तो फिलहाल जज्बाते हिंदुस्तान जो है उसको अभिव्यक्त कर पाना ही मेरे लिए इस पूरे टर्मिनोलॉजी को एक सार्थक रूप देता है। ये कोई आपकी एक पोइट्री भी बहुत फेमस हुई थी DIU के इवेंट में, एक दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिख दूंगा। ये कविता कैसे लिखी, मतलब क्या सोच थी इस कविता को? देखिए, कविता लिखना बहुत सरल तो नहीं होता है, और किसी कवि ने कहा भी है, कविता किसको कहते हैं पूछिए फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। ये मैं लाइन हमेशा रिपीट करते रहता हूँ, लेकिन जब आप लिखने के फ्लो में आ जाते हैं ना तो आपको लगता है तो लाइन गलत है, तो वो बहुत आसानी से होने लगता है। तो वही है, वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही है। मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने हिंदी ऑनर्स किया सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी हिंदी सीख सकूँ, सीख नहीं पाया मैं। मुझे सच बता रहा हूँ, साहित्य की बहुत गहरी नॉलेज भी नहीं है ना मुझे। अगर आप साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो कविता को किस तरह से लिखना है, क्या पैमाना है, कौन से छंद होते हैं, घनाक्षरी क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, मुझे नहीं आता है समझ। कमिंग फ्रॉम यू दिस स्टेटमेंट, ईदर यू आर वेरी जेनरस, और आपकी सादगी का परिचय देता है कि आप उस लेवल पर हैं और आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। आपने या के बाद वाले या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। पर मैं नहीं, बेवकूफ़ तो मैं इसलिए नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ बोल दूंगी तो वो जो सब कुछ आपने स्टेज से बोला है, जो कविताओं का पाठन आपने किया है, वो सब गलत हो जाएगा। वो तो गलत नहीं है, वो तो सच्चाई है। तो मैंने यही बोला है कि बहुत जेनरसिटी है फिर तो। ये मैं आपको बताता हूँ, जब बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ लिख लिया, एक बहुत ज्ञानी साहित्यकार थे, मैं नाम उनका नहीं मेंशन करना चाहूँगा, तो वो समंदर के तट पर गए और मतलब वो समझ लीजिए आप एपिटोम ऑफ लिटरेरी फिनेस पे थे। तो समंदर के तट पर उन्होंने कहा कि जो साहित्य बचा है पढ़ने के लिए वो ये है, जो लिखने के लिए बचा है वो ये है, और जितना मैंने अर्जित किया है वो रेत का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ मैं तो उस टुकड़े तक भी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन जब आप कविता की बात करती हैं और देश के लिए लिखना क्यों आवश्यक हो जाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा कि देश जो है अगर वो रहेगा तो आपका प्रेम जीवंत रह सकता है, जो लोग प्रेम पर लिखते हैं। देश अगर है वो सुरक्षित रहेगा तो आपकी माता की रक्षा हो सकती है, जो माँ पर लिखते हैं। देश सुरक्षित रहेगा तो आपके फूल सुरक्षित हैं, आपकी प्रकृति सुरक्षित है। देश सुरक्षित नहीं हुआ तो कल आप ना माँ पर कविता लिखने लायक रहेंगे, ना महबूब पर शेर सुनाने लायक रहेंगे। That's true. तो देश की सुरक्षा और देश की संपन्नता के लिए अगर हमें लिखना है तो ये समझिए कि जो लोग ये कह देते हैं कि वीर रस वाले सिर्फ इसलिए वीर रस लिखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ लिखना आता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप वो लिख सकें जो आप लिख रहे हैं। तो ठीक है, मैंने जिस विधा को चुना है, हो सकता है इस विधा के चाहने वाले बहुत ना हों, लेकिन जितने हैं उतने बहुत हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वीर रस की कविताएं का पाठन एक ऐसी चीज़ है ना, क्या वो कहीं से भी सुन लें, कभी भी सुन लें, किसी भी वक्त सुन लें और किसी भी एज का व्यक्ति सुन ले, उसको वो मीनिंग समझ में आ जाता है।
जी। बिकॉज देश प्रेम एक ऐसी चीज़ है ना कि वो किसी का इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, आर्मी में के क्या मतलब, आर्मी के सामने भी आपने बहुत सारी कविताओं का पठन पाठन किया है, वो कैसी फीलिंग है? मेरा सौभाग्य रहा है जीवन का कि आर्मी के इवेंट्स मतलब आर्मी के लिए बहुत कवियों को बुलाया जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर काव्य पाठ करते हैं, पर इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो उनकी होती है, वैसे प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मैं एकमात्र हिंदी परफॉर्मिंग पोएट था वहाँ। जब अभी जो हमारे चीफ हैं उस समय वो GOC नदन कमांड थे, जनरल द्विवेदी, तो उन्होंने भी सुनी कविता। उसके बाद नदन कमांड में तो बहुत जगह पर बुलाया जा चुका हूँ आर्मी द्वारा, और फौज के लिए कविता सुनाना, फौज के साथ सबकी बहुत बड़ी समस्या रहती है उनसे ताली बजवाना। वो एक तो यूनिफॉर्म में रहेंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। अच्छा। और यूनिफॉर्म के अलावा भी उनको आदत रहती है स्पीचेस सुनने की। अब वो लगता है उन्हें कि ये ख़त्म करे तो हम बजाएं। हाँ। और कवियों के लिए ये होता है कि बीच जब तक नहीं आती है तब तक उन्हें मज़ा नहीं आता। तो पहले तो 2-2.5 मिनट उन्हें समझाना पड़ता है कि जहाँ पंच मारूंगा ना वहाँ ताली बजा देना। तो लेकिन आनंद बहुत आता है, और उनको सुनाकर ऐसा लगता है कि हमने जिसकी रोटी खाई है उसका नमक अदा किया। क्योंकि हम शैली है वो उन्हीं के लिए है। उन्हीं पर कविता लिखकर आज हम किसी भी कवि सम्मेलन में जा रहे हैं या लिटरेरी इवेंट में जा रहे हैं, तो जो भी पेमेंट हम ले रहे हैं उसका हक अदा तो हम वहीं करते हैं जब उनको कविता सुनाते हैं। इसलिए मैं जब भी आर्मी के किसी भी इवेंट में जाता हूँ, मैं कोई शर्त नहीं रखता हूँ कि आप मेरे लिए ये करेंगे ही या आप मुझे इतना देंगे ही। आर्मी के लिए कविता सुनाना अपने आप में परम सौभाग्य है। तो भारतीय सेना, आप विश्व की सारी सेनाओं को देख लीजिएगा, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर विजय दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आने वाला है। दुनिया की हर सेना को आप देख लीजिए, वो तकनीक या फिर अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग के बल पर लड़ते हैं। भारत की सेना भावनात्मक रूप से लड़ती है। जोश उनका भावना से पैदा होता है। मेजर शैतान सिंह, आप चार्ली कंपनी पूरी नष्ट हो गई, वो व्यक्ति लड़ता रहा। हमारे परमवीर चक्र योद्धाओं की कहानियाँ आप पढ़ लें अगर, तो मुझे लगता है कि आधा फौजी आदमी वो पढ़ने के बाद ही बन जाएगा। हमारे देश के सैनिकों में जो सबसे बड़ी बात है ना, किसी शायर की पंक्तियाँ हैं किसी कवि की, उन्होंने लिखा कि भाई का प्यार भूला, बाबुल का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ है, आज भी उसी आदत को दोहराया है, जाते जाते मैया के आशीष लेना भूल गया, आते आते रणथल में शीश भूल आया है। क्या ये जज्बात जो हैं किसी भी आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ, ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके घर से लोग शहीद हुए हैं और उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है। वो और बच्चों को तैयार करने कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन तुम्हें 10 साल तो आर्मी में जाना ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन माताओं के अंदर जब इतनी भावना है, तो हम आर्मी के लिए कविता सुना रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम उन बेटों के लिए कविता सुना रहे हैं जिनके माँ बाप ने उनको तैयार ही शहादत के लिए कर दिया है। और तो ये कितने बड़े मतलब दिलेरी की बात है कि कैसे ऐसी भावनाएं आती हैं उनके अंदर कि आप अगर हमारे शहीदों की कहानियां पढ़ लेना, 19 दिन हुए थे शादी को, 20वें दिन शहीद। बिल्कुल 20 दिन हुए शादी को, 21वें दिन शहीद। हरिओम पवार जी ने लिखा है, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। राजस्थान में गांव अजान, वहाँ एक सैनिक शहीद हुआ और उसकी पत्नी ने शादी का जोड़ा पहनकर शमशान तक कंधा दिया उसकी अर्थी को। दुनिया के किसी भी धर्म को देख लीजिए, चाहे वो जूस हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, किसी भी धर्म में
बेटियां अर्थी को कंधा नहीं देती हैं, और हिंदू धर्म में तो खास तौर से नहीं देती हैं, लेकिन उस औरत ने दिया। और अजात शत्रु राजस्थान के कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। राजस्थान वीरों की भूमि रही है, मेरा उससे एक अलग लगाव रहा है। वहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ हर घर से एक व्यक्ति सेना में है, हर घर के सामने किसी शहीद की प्रतिमा लगी है। झुंझुनू आप जाइए तो राजस्थान हो, बिहार हो, मद्रास हो, बंगाल हो, कहीं का भी सैनिक जब एक बार वर्दी पहन लेता है तो जौहर साहब का भी एक शेर है कि चाहे वो दिलबाग हो, रहमान हो, उस्मान हो या हूँ वो राम, फौज के सभी जवानों को मैं करता हूँ सलाम। तो एक बार आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप पीटर हो, पॉल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहता है ना। आपका तो सिर्फ एक ही धर्म है, तब आप भारतीय हैं, आप इंडियन फौजी हैं। तो जिस दौर में आपको यादव होने पर कथा ना सुनाई देने जा रही हो, जिस दौर में आपको ब्राह्मण होने पर किसी दलित द्वारा बहुत ही हीन भावना से देखा जा रहा हो, उस दौर में एक ऐसी वर्दी जो सारे वर्गों को एक कर दे, सारे धर्मों को एक कर दे, उससे बड़ा राष्ट्र भावना का प्रतीक क्या होगा। इसलिए मुझे सेना और सेना के प्रति इतना सम्मान है कि मैं उसमें अंधभक्त हूँ उनके लिए। कोई भी कुछ बुरा कह देता है तो मुझे बुरा लग जाता है। कह ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका काव्य पाठन है जी, वो जो वीर रस है, वो मुझे ऐसा लगता है वो उन्हीं के लिए है, उनका पेटेंट है उस पर। बिल्कुल पेटेंट है। और सैनिक वर्दी पहनकर अगर कोई शख्स आपको दिख जाए तो आप चाहे कहीं भी हो, एक बार उसके प्रति या तो नमस्कार करें या ताली बजा दें या सलामी दे दें, दिल से जय हिंद, उसको भी अच्छा लगेगा। महीने में, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है उसको, वो भी वो कैलकुलेट करता है, इतना काटूं, यहाँ करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, और ये भी नहीं मालूम है कि जा भी पाऊंगा कि नहीं। और आज जो हम लोग इतना लाउड बोलते हैं कि हमने 370 हटा दी, हमने ये कर लिया, वो कर, आज सेना को हटा करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाए कितना कश्मीर आपका है। बिल्कुल नहीं है, ये बात आप बिल्कुल सही है। चलिए कश्मीर की बात हुई है, बिल्कुल कश्मीर गए हैं? बिल्कुल गया हूँ। कैसा है कश्मीर? बहुत अच्छा है, और मैं खाने का, मुझे मतलब खाने पीने में बहुत रुचि है, तो मैं उनका गुश्तबा खाने तो मतलब मुझे गुश्तबा उनका बार बार कश्मीर बुला लेता है। तो जो ये बोला जाता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, जी, किसका है कश्मीर? मैं बताता हूँ कश्मीर किसका है। ऋषि कश्यप जो ऋषि थे, उन्होंने वरदान मांगा था, उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, तो उन्हें ये शीत नगरी वरदान में मिली थी। उसके बाद इतिहास पढ़ते जाइए तो महाराजा हरि सिंह तक आप पहुँचेंगी। उस बीच में ऋषि कश्यप, ऋषि अगस्त, आपने काबुली वाला की कहानी सुनी है हमने बचपन से, हमने केसर का स्वाद चखा है। तो कश्मीर तो हिंदुस्तान के रग रग में बसा है, और कश्मीर के बिना हिंदुस्तान की कल्पना और हिंदुस्तान के बिना कश्मीर की कल्पना करना अपने आप में एक सिन है, पाप है। कश्मीर की कल्पना बिना हिंदुस्तान की करी थी ना राजा हरि सिंह ने। जी, क्या हुआ? तो आपने देखा ही, उस वजह से आज हम पीओके को झेल रहे हैं। और कश्मीर के लिए एकमात्र समाधान जो है वो सेना है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं है। हो सकता है ये सुनने के बाद लोग, आज की डेट में भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अनपढ़ बोलें, बेवकूफ़ बोलें, मूर्ख बोलें, लेकिन कश्मीर की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ वर्दी कर सकती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई और समाधान नहीं है। जैसे आपने बोला कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, जी, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का है, क्या ऐसे तो करते करते तो आप गांधार से ब्रह्म देश तक सब कुछ ही हमारा है। लेकिन ये कहना लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि जो अपनी अक्षमता के कारण हम हार गए, उसको हम अपनी क्षमता के बल पर वापस लाएं और फिर कहें कि हमारा है, तो उस बात में कोई दम है। जिस दिन से अशोक ने शस्त्र त्यागा है, उस दिन से भारत के टुकड़े होने शुरू हो गए, आज तक हो रहे हैं। इसलिए स्पष्ट मानिए, नोट पर आप किसी की भी तस्वीर लगा लें, आपके दिल में, आपकी धड़कनों में कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद धड़कने चाहिए। आपको क्या लगता है, चक्रवर्ती एक ही थे? उनके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ है,
एक तो नहीं थे, बट उनके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ है। चक्रवर्ती की अगर आप बात करें तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी लेकिन सम्राट, क्योंकि आपने अशोक सम्राट, चक्रवर्ती अशोक, सम्राट अशोक की बात करी है। सम्राट तो अशोक थे, और महान की उपाधि इतिहास बहुत कम लोगों को देता है। सिकंदर महान, अकबर महान और अशोक महान। तो अशोक को महान की उपाधि मिली, तो कह सकती हैं चक्रवर्ती तो आखिरी वही थे। अगर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए जी, करंट क्या 1947 के बाद जो चल रहा है, और हर साल कुछ ना कुछ पाकिस्तान पे होके कुछ ना कुछ करता रहता है, क्या गलती हुई है हमारी इस पे भी? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज लोगों के आते हैं, अलग अलग पार्टी, वो पार्टियों वाला तो सिचुएशन अलग है, लेकिन चूंकि अब हम 1947 की अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता थे उस वक्त, प्रथम प्रधानमंत्री थे उस वक्त। जैसे आपने बोला कि देश को सिखाया नहीं गया, देश को एक हिटलरशाही की ज़रूरत थी, लेकिन बड़े बड़े जो हमारे नेता थे उस वक्त, उन्होंने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए। किसकी गलती थी? प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के लिए जो किया उसके लिए भारत को उनका आभार मानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके दम पर आज भारत अपने युवाओं को तैयार कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी की जो विचारधारा थी, वो चूँकि पहले वो सोशलिस्ट होने के पहले वो उन्होंने कम्युनिज्म भी बहुत पढ़ा था, बहुत तरह के लोगों से वो प्रभावित रहे थे, तो उनकी विचारधारा ऐसी थी कि मुझे लगता है वो ज़्यादा सॉफ्ट रह गए। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद जिस कश्मीर को आज हम अपना कह रहे हैं वो भी हम ना कह पाते। तो नेहरू जी की गलती मैं बताऊं, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो किया, मैं कहूँ कि हमारे परदादा ने वो वाली ज़मीन न बेची होती तो आज वहाँ हाईवे निकल रहा होता। और उस समय क्या सिचुएशन रही क्या नहीं रही वो तो मैं उस समय था नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नेहरू जी जिस समय सेना को डिसमेंटल कर देना चाहते थे, या नोबेल पीस प्राइज़ की होड़ में जो उनके विरोधी कहते हैं इस तरह से लग गए थे, इन सबको आप नज़रअंदाज भी कर दें तो भी मेरा मानना है कि नेहरू जी एज अ जन सेवक बहुत अच्छे थे, एज अ शासक बहुत बुरे थे। और गोपाल सिंह नेपाली ने कहा है, राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। तो वो नहीं चला पाए। जैसे अभी सिचुएशन चाइना के साथ चल रही है जी, ठीक है। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो जो चाइना ने जो अपना मैप वर्ल्ड में पब्लिश किया है उसमें इंडिया का काफ़ी पार्ट है जी, इंक्लूडेड है। तो लोग कह रहे हैं कि कई लोग, अभी कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, इसमें आगे चाइना चाहे तो पल भर में हिंदुस्तान को मिटा सकता है। ये कहना तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। या मैंने ये भी सुना है कि चाइना से शायद हिंदुस्तान डरता है। नहीं, ये तो अगर आपने जिससे भी सुना है जी, अगर उस तक ये बात पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि उसके कान के नीचे थप्पड़ की तरह सुनाई दे। फा हेन और ह्यून सैंग, ज्ञान की तलाश में कहाँ है भारत। बौद्ध धर्म का आज सबसे बड़ा कर्णधार दुनिया में चीन है, बौद्ध धर्म की जननी कौन है? भारत। आप अगर आर्ट के दृष्टिकोण से देखें, आप अगर कल्चर के दृष्टिकोण से देखें, तो चाइना को जो कुछ भी मिला है वो भारत से ही मिला है। जिस पर इतना फ़ख्र करता है वो कंफू, आप उसके इतिहास को पढ़ लीजिए, वो भी भारत तक पहुंचेगा। उनके यहाँ जो सबसे अद्भुत मंदिर हैं उनकी वास्तुकला को देख लीजिए, वो भी भारत तक पहुंचेंगी। सिर्फ एक चीज़ में चीन आगे है, उसका व्यापार। टेक्नोलॉजी। व्यापारी नहीं है। हमारे यहाँ जो बनिया वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, वो अच्छा कर रहा है, इसके लिए हमें गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन भारत व्यवसायी नहीं रहा है। भारत ने व्यवसाय के रास्ते खोले हैं, हमने ट्रेड के रास्ते खोले, हम ट्रेडर नहीं रहे। और चीन जो है वो ट्रेड भी करता है और घटिया ट्रेड भी करता है, इसके दम पर ही केवल वो आगे है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसका सबसे बड़ा मार्केट भारत है। जिस दिन भारत चीनी खरीद पर पूर्ण विराम लगाएगा, उस दिन ड्रैगन भारत माँ के कदमों में आ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हम लॉजिस्टिकली बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वहाँ की
जो डिफेंस है, डिफेंस आर्मी है या डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बेस पर बात करें अगर तो? देखिए, मेरे जो अंदर का राष्ट्रवाद है ना, ये मुझे कभी भी इस बात को सोचने या समझने की स्वतंत्रता देगा ही नहीं कि वो किसी भी रूप में हमसे आगे हैं। लेकिन ये बात सही है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो वेपनरी है, वो कई मायनों में हमसे आज बेहतर है। परंतु हौसला जीतता है, हथियार नहीं। तो हथियार उनके पास कोई भी हो, हौसला भारत के पास है। भारत के पास वो हौसला है कि 16 गोली खाने के बाद भी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर फतेह किया। भारत के पास वो हौसला है कि एक आदमी की अंतड़ियां और पेट लगभग खत्म हो गए थे जापान की गोलियों से, वो आदमी जाके सैम मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बनता। वो भी हमारे स्कूल से ही आते हैं। हाँ, वो भी हमारे शहीद कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। तो भारत के हौसले का कोई जवाब नहीं है। और यकीन मानिए, चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, वो एक साथ मिलकर भी आ जाए ना, तो भारत का एक एक सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, लेकिन उनके सामने झुकेगा नहीं। शीश कट जाएंगे हमारे बेशक, लेकिन झुकेंगे नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बीइंग अ युवा, जी, व्हाट यू थिंक कि देश का युवा किस ओर जा रहा है और कहाँ गलती हो रही है? देश का युवा किस ओर जा रहा है? एक क्लब है डियाब्लो, नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि भाई एक टैलेंट दिखाऊं? मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं दांत से बियर खोल सकता हूँ। मैंने कहा कि सुना तो है, मैंने देखा नहीं था। तो मैं जितनी बोतल खोलूंगा उतनी पिलानी पड़ेगी। मैंने कहा अग्रीड। तो उन्होंने 6 बोतल बियर दांत से खोल के पी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कहा नहीं, बिल्कुल मेरा वादा था, ये इट्स ऑन मी, आप जाएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल तक जो युवा सिंहों के दांत गिना करता था, वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं, मनवीर मधुर ने कहा था। तो कल तक जो युवा सिंहों के दांत गिनता, तो आज बियर की बोतल गिनता है, और वो दिखाता है कि मेरा टैलेंट है कि मैं दांत से खोल सकता हूँ। तो अब इस टैलेंट की ओर अगर हम जाएंगे तो फ्यूचर डार्क है। लेकिन इसमें भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज भी भारत के वो युवा जीवित हैं जिनमें IITs को चलाने का हुनर है, जिनमें हमारे मिसाइल्स को बनाने का हुनर है। अभी वो स्पेस में गए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सुधांशु शुक्ला। तो वैसे भी युवा मौजूद हैं। तो ठीक है, ऐसे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा युवा भटक तो गया है। लेकिन चूँकि अब देश का युवा ही, अब जनरली लोग तो यही बोलते हैं कि देश का युवा देश का भविष्य है। जी, तो कैसा भविष्य रहने वाला है अगर ऐसे ही रहा? भविष्य तो उज्जवल है। भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि परिवार में 5 बेटे हों, 4 एकदम निकम्मे निकल जाएं, लेकिन अगर एक भी सबल रहा ना, तो पूरे परिवार को संभाल देता है। ये बात है। और हम भारतीय लोग हैं, भारतीय परिवारों में पले हैं, तो एक सबल युवा काफ़ी है। खामोशी 100 लोगों की हो, एक आदमी आवाज़ लगाएगा तो खामोशी हार जाती है। ये खामोशी का दौर है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो दौर भी आएगा जब युवाओं में वो जोश रहेगा। उसके लिए आवश्यक है कि लोग देशभक्ति की कविता भी सुने क्योंकि जब देशभक्ति की कविताएं सुनाई जाती हैं और युवा गज़ल की फरमाइश करते हैं, तो इस देश को 75 साल के प्रधानमंत्री झेलने पड़ते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो युवा अगर सबल हो जाएं तो भी भविष्य उज्जवल है, अगर पथभ्रष्ट रहें तो भी भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये भारत है। दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ, शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आए गए, भारत जिंदा है। तो ये तो हमारी तासीर है, ये हमारे खून का उबाल है, ये हमारे खून की पहचान है कि हमें चाहे कितना भी दबा दिया जाए, हम एक नए पौधे के रूप में प्रपुष्टित होते हैं। चूँकि आपने बात करी है कि अगर युवा ऐसे ही रहेगा तो हमें 75 साल के प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन युवाओं की जो सोच है वो राजनीति को लेकर आज की दुनिया में क्या है? आज का भारतीय युवा अगर राजनीति में
रुचि रखता है तो यकीन मानिएगा आधे तो वो हैं, लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर आधे तो वो हैं जो राजनीति में रुचि केवल इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके धर्म की रक्षा हो रही है। हाँ। और धर्म में रुचि कहाँ से आई है? धर्म में रुचि आई है परिवार के बड़ों से। जो धर्म का हमने ज्ञान दिया कि रामायण पढ़ाई, महाभारत पढ़ाई, उस ज्ञान को उन्होंने अर्जित तो किया, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहाँ हो रहा है? और मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है ना कि आप कर तो रहे हो वो काम, भीड़ में कर रहे हो, ठीक है, भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हो कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जो सबसे ज़्यादा युवा पॉलिटिक्स में होगा ना, चलिए मान लीजिए किसी नेताजी, किसी सांसद जी के पीछे लगा हुआ है, कोई लाइन लग रही है, लड़के चाहिए जी, 20 लड़के बुला दिए या 50 लड़के, 100 लड़के बुला दिए, तो ये वही लड़के हैं जो जीवन में कुछ कर नहीं रहे, उनकी खुद की सोच कुछ है नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज के राजनीति का जो दौर है ना जी, सांसद और विधायक के साथ फोटो खिंचा लेना वो आपके दिन को सफल बना देता है। अगर कोई युवा राजनीति में इंटरेस्ट रखता है जी, तो जी। वो ये नहीं समझते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने है वो आपका चुना हुआ चौकीदार है, आपने चयन किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी हर समस्या को समझे और उसका निदान करे, और उसके लिए आपको कमांड करने की आवश्यकता है, डिमांड करने की आवश्यकता है, बेग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज का दौर यही है कि 50 लड़के जो बुला लेगा वही युवा नेता है। वही कह रही हूँ ना कि भेड़ चाल में सब शामिल होना चाहते हैं, अपनी सोच कोई नहीं रखना चाहता है आगे। आज आधे से अधिक लोग राजनीति में जाना क्यों चाहते हैं? ताकि वो टेंडर्स निकलवा सकें, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकें, पुश्तें बैठ के खाएं आपकी। बस। तो राजनीति जो है ना, वो कल तक अटल बिहारी वाजपेयी डिफाइन करते थे, वो कल तक इंदिरा गांधी डिफाइन करती थी, कल तक लाल बहादुर शास्त्री डिफाइन करते थे। आज राजनीति को कौन डिफाइन करता है? फलां भैया के काफिले में आपका अपना डैश डैश डैश। तो आज की राजनीति का जो दौर है वो पतन का दौर है। आज हम स्टेट्समैन नहीं बना पा रहे हैं, आज हम पॉलिटिशियंस बनाते हैं, और पॉलिटिशियंस भी लो ग्रेड, जो सी ग्रेड की फिल्में बनती हैं, आज हम सी ग्रेड के पॉलिटिशियंस बनाते हैं। और इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये हमारे वोट के कारण होता है। आज आप वोट देने जाते हैं, ये तो एक जोक के रूप में आया था, लेकिन मैंने सुना है कहीं ये सत्य घटना है। एक व्यक्ति वोट देने गया तो वो कुछ देर ईवीएम मशीन के सामने खड़ा रहा, तो जो बाहर ऑफिसर था उसने आके पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है किसको देना है? कह रहा मालूम है किसको देना है, ये याद नहीं आ रहा कि कल 500 रुपये और दारू की बोतल दे के कौन गया था इसमें से। तो ये दौर है आज की राजनीति का। That's so true. बट आपको क्या लगता है कि क्या बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते इस वजह से? जो पढ़े लिखे हैं, मैं मानती हूँ, जो स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी जगह से पढ़े लिखे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स एंड दे हैव देयर ओपिनियन, बट दे डोंट वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट और इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। मेरे एक मित्र भी मुझे मिले थे बर्लिन में जी। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो व्यक्ति होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, एमपी होता है, हाउ कैन ही अट्रैक्ट सो मेनी पीपल? इतना करिश्मा कहाँ से आता है? मैं कहा आपका एमपी? कह रहा वो तो फ्लैट में रहता है। मैं कहा तो प्रिविलेजेस तो होंगी ना? हाँ, ही गेट्स अ प्रिविलेज। मैं कहा व्हाट इज दैट प्रिविलेज? कह रहा ही गेट्स वन प्रिविलेज, दैट ही गेट्स अ गवर्नमेंट व्हीकल। मैंने कहा बस। यहाँ का राजनेता एक बार सांसद बन गया तो उसकी पेंशन ले रहा है, एक बार विधायक बन गया उसकी पेंशन भी ले रहा है, एक बार आपका पार्षद बन गया तो उसकी भी पेंशन ले रहा है, और वो पेंशन खत्म नहीं हो रही है। कितने लोग बनने लायक हैं? हाँ, आप ये भी तो सोचें कि आज मतलब ऐसे ऐसे राजनेता आ गए हैं भारतीय राजनीति में कि जिनका नाम लेने पर जुबान खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग किसी का रेप करेंगे, मर्डर करेंगे। अरे वो अपने एमपी के पॉलिटिशियन का वो केस नहीं सुना आपने, हाईवे पे? अब बताइए, मतलब ये हम तो पोएट्री पढ़ा करते थे, हाईवे मैन, तो ये तो आप जीता जागता उदाहरण देख रही हैं। मतलब पतन का दौर है, और राजनीति को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि
सियासत इतनी हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे गमों के जख्म शहनाई छुपाती है। और जो इसकी तह में जाता है कभी लौट कर नहीं आता, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। तो व्यक्ति जो अच्छा करने के लिए भी कूदता है ना, कल तक जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो लोगों में एक पागलपन था उनको लेकर, लेकिन 15 साल में क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला हाल। वो वाला सीन हो गया ना कि कहते हैं ना कि कीचड़ में आप कूदोगे तो आप ही गंदे होगे। तो क्या राजनीति वास्तविकता में कीचड़ है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो हैं, एक विधायक हैं झारखंड के, जिनके पास आज भी अपना ओन मकान नहीं है और उनके महीने की आय लगभग 22,000 23,000 रुपए है। वो खेत में खेती करते हैं और वो वाकई में ऐसा जीवन जीते हैं। अब मेरा दुर्भाग्य कि मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और वाकई में वो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है। 2 बार का विधायक है वो। जो पेंशन आती है वो वास्तविकता में मुझे लगता है जनसेवक है जी। जो पेंशन आती है उसमें से 22 या 23,000 रुपए बचते हैं उनके, और आप देखेंगी एकदम फटे हाल और वैसा ही आदमी। तो वैसे लोगों की आवश्यकता तो है, लेकिन अभी नहीं आएंगे वैसे लोग राजनीति में। कम से कम आज का जो ग्लैमर है उसमें तो राजनेता वैसे नहीं बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आज देश में किस तरीके के राजनेता आने चाहिए? और देश में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवश्यकता है। देश में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवश्यकता है। देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवश्यकता है। और सबसे कठिन नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज के दौर में कम से कम 10 दिन के लिए इस देश में अडॉल्फ हिटलर की भी आवश्यकता है। क्योंकि देश को जिस मुकाम पर होना चाहिए था पहुंच नहीं पाया है, और पहुंचाना है तो आपको एक सख्त व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। जो भी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी कई जगह हिटलर की तुलना दी जाती है। गलत है कहना। वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और सम्मानित ढंग से उनका नाम लेना चाहिए। हिटलर के बारे में मेरी जो भी सोच रहती हो, आज सर्व समाज तो उसे एक राक्षस के रूप में ही देखता है, और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा होनी चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री, कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं या कल हो सकता है कोई भी XYZ प्रधानमंत्री बन जाए, वो अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो उसका सम्मान हमें करना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए आज जो है देश में प्रधानमंत्री जी, माननीय जी जो हैं, वो उस पद पर हैं जी। लोगों को परेशानियां हैं, लोगों को हर उस व्यक्ति से परेशानी होती है जो एक बार पद पे आ जाता है, ठीक है। उसके पहले तक परेशानी नहीं होती है। जब वो व्यक्ति पद पर पहुंच जाएगा तब उसकी कमियां भी दिखती हैं। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, जैसे मैं अपने घर पे भी जाती हूँ, सामाजिक ग्रुप्स में बैठती हूँ, बात करती हूँ, तो लोगों का सवाल ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? डू वी हैव एनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट? दुर्भाग्य है भारत का कि 150 करोड़ की आबादी में हम प्रधानमंत्री का दूसरा कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि समाज ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि आज मोदी वालों को मोदी ही नज़र आते हैं, राहुल वालों को राहुल ही नज़र आते हैं, किसी को गडकरी नज़र नहीं आते और किसी को शशि थरूर नज़र नहीं आते। जिस दिन से अपना नज़रिया बदलेंगे उस दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने इनडायरेक्टली वे में बता दिया कि अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही हो सकता है। नहीं, मतलब ये मेरा अपना मानना है। That's a good opinion. मतलब I was about to ask this question, but आपने already indirectly वे में आपने अब जो आंसर उस चीज़ को कांग्रेस कर दिया है, कांग्रेस अपने एसेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। थरूर साहब का इस्तेमाल नहीं कर पाई। What a great person he is. उस व्यक्ति को मैं पर्सनली तो जानता भी नहीं हूँ। नहीं, कोई नहीं, मतलब बट एक अगर आप उनके गुण देखेंगे ना, हाँ, तो गुण के आधार पर तो आप देखेंगे उनको amazing personality जितनी इम्पोर्टेंस और उनको जितना श्रेय मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। बहरहाल कोई बात नहीं है। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? कभी, चूँकि आप वास्तविकता में इतने युवा हैं, 25 साल की उम्र में इतनी सारी चीज़ें, और स्पेसिफिकली देशभक्ति की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या
आप जैसे लोगों की एक्चुअल में देश को ज़रूरत है। जिन लोगों की आपने बात करी है वो तो सदियों पुराने हैं और सदियों पहले चले गए। आज की डेट में आपका क्या प्लान है? क्या आप कभी राजनीति में आना चाहते हैं? मैं आपको सही बताऊं तो बहुत से जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं या जो मुझे जानने वाले हैं उनका आदेश रूपी निवेदन यही रहता है कि मैं राजनीति करूं। लेकिन साहित्य हमारे सर की पगड़ी है, कविता हमारे सर का साफा है, राजनीति हमारे पाँव की जूती है। तो जूती को अगर कभी हाथ में लेने का समय आएगा तो लिया जाएगा। जूती पहन के करना है, जूती पहन के भी तो रखी जा सकती है। तो पहन के तो रखी हुई है। अब बिहार का आदमी है तो वो चाहे या ना चाहे वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व हो ही जाता है। आज हमारे बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे अच्छे संबंध है और सब लगभग सभी पार्टियों के, तो उनको कभी कोई सजेशन चाहिए होता है, उनको कभी कोई एडवाइस चाहिए होती है, तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि वो फ़ोन करते हैं कि क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है। हाँ, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहूँगा। क्या बात है। और मुझे लगता है अगर भारत की पॉलिसी मेकिंग में अगर 0.1% भी मेरे सजेशन से कुछ आहुति जा रही है तो बढ़िया है। तो वो लोग चाहते हैं मैं आऊँ, लेकिन अब ईश्वर हुई है वही जो राम रचि राखा। किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ की अगर आप बात करें जी, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बदलने की अभी देश में? सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत सख्त रूप से ज़रूरत है। ये नहीं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे हम उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे, जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो नहीं चाहिए यार तुम्हारी सरकारी नौकरी। 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, या कुछ वर्षों के लिए 1 से अधिक संतान नहीं होगी तो नहीं होगी। ये जिस दिन हम करेंगे मुझे लगता है कि देश बहुत बहुत आगे जाने के लिए अग्रसर हो जाएगा। दूसरी हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे पक्ष को समझना शुरू करें। मुसलमान भाई हिंदुओं की भावना का सम्मान करना शुरू करें और जितने हिंदूवादी लीडर्स हैं वो ये समझना शुरू करें कि ये भी हमारे भाई बंधु हैं और 47 में इन्होंने तय किया था कि हम यहाँ रहेंगे। बहुत सारे उनके पास वो थे, बेट्स थे, बहुत लोभ था, लेकिन यहाँ रहे ना, तो ये मानना शुरू करें। हिंदू राष्ट्र की आजकल बहुत मांग चल रही है जी देश में, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हम हैं भी। हिंदू का क्या मतलब होता है, हिंदू का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हिंदू इज अ वे ऑफ लिविंग। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू दयालु है, हिंदू सबको अपने में समाहित करने वाला है। हिंदू एक विचार है जिस विचार के निकट भी कोई दूसरा विचार नहीं आता। हम अकेले थे जिन्होंने जूस को जामनगर में शरण दी। हम अकेले थे जिन्होंने पार्टीशन के समय जब कुछ लोग आकर कहते थे कि ये मुसलमान है इसको उस पार भेजो, तो पड़ोसी खड़ा हो जाता था कि किसमें हिम्मत है इसको छू कर दिखा दे। हम अकेले वो लोग हैं जो चींटियों के लिए पिसी हुई चीनी बिलों में डालते हैं। कोई साधु हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम अपने आप को बिछा दें कि आप हमारे ऊपर से चढ़ करके जाइए। तो हिंदू जो है वो एक ऐसी विचारधारा है और एक ऐसा वे ऑफ लिविंग है जो आज भी है और कल भी रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र अगर आप ज्योग्राफिकल ढंग से देखें उसको बनने में समय लग सकता है, लेकिन माइंडसेट आज भी हमारा हिंदूवादी है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं या हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, वो भी हिंदू ही हैं। आप पूर्वजों को जाकर देखें तो वो सब हिंदू ही हैं। अब जो भारत माँ से निकले हैं सब भारत माँ के बेटे हैं। रिसेंटली अभी एक आज तक में एक डिबेट चल रहा था, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी थे इसमें, और मैं पर्सनली बहुत अच्छा प्रवक्ता मानती हूँ उनको। बिल्कुल, प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी भी बहुत, ज्ञानी बहुत है। तो उसी ज्ञान की बात कर रही हूँ। तो अभी उसमें से किसी ऑडियंस में से किसी लड़के ने इंडिया और भारत की बात छेड़ी जी कि आप इंडिया को भारत मानने पे क्यों तुले हुए हैं, भारत क्यों कह रहे हैं ये कि
तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या? सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि सुधांशु जी ज्ञानी हैं और भाजपा में हैं। तो That's true. वो भारत बोल रहे हैं, बहुत अच्छा उनका सोचने का तरीका है। क्योंकि इंडिया जो है ये एक अंग्रेजी का शब्द है। हाँ. और इंडिया को बहुत सारे दूसरे ट्राइब्स से भी जोड़ा जा सकता है, रेड इंडियंस हो गए या तमाम लोग, लेकिन भारत जो है वो हमारा अपना है। हाँ, इवन अमेरिका के जो नेटिव्स थे वो भी इंडियंस कहलाते थे। यस, एग्जैक्टली। तो भारत जो शब्द है ना, वो अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना हैवी है और इतना ऊर्जावान है कि उसको बोलने में अपनत्व की अनुभूति होती है। और मुझे सबसे खराब लगता है, शायद इस टॉपिक से जुड़ा ना हो, लेकिन मैं इसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप फ्रांस जाएंगी ना, तो फ्रेंच आपसे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। जिसको मालूम भी होगा ना, वो भी चाहता है कि वो इग्नोर करेगा आपको। या फिर अगर वो अंग्रेजी बोलते भी हैं तो अपना एक्सेंट नहीं छोड़ते। आप इंग्लिश में आप अगर बोलेंगे कि कैन यू हैंड मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो बोलेंगे कुड यू हैंड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो अपना एक्सेंट नहीं छोड़ते हैं। भारत का व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलना शुरू करे तो भारतीय एक्सेंट जो है, खास करके पूर्वांचल के तरफ, तो उसमें वो यही आता है, व्हाट इज योर नेम। या अगर आप साउथ में चले जाएं तो और खिंच जाएगा, व्हाट इज योर नेम। लेकिन हमें ये बोलने में शर्म की अनुभूति होती है। हम एक्सेंट लेना चाहते हैं ब्रिटिश से, हम एक्सेंट लेना चाहते हैं अमेरिकन से। दिस इज अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश। मेरा भी वही हाल है। परंतु जब हम भारत की बात करते हैं, अपनत्व, हिंदी, संस्कार और संस्कृति झलकता है उसमें। और सुधांशु जी को ही मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप देखिए, शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति किसी भी फिल्म में विलेन की भूमिका में होगा या कॉमेडियन की भूमिका में होगा। आज शुद्ध हिंदी बोलने पर आपके दोस्त आप पर हंसेंगे। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने इंडिया को भारत बोला है तो मैं सुधांशु जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी उसके तर्क भी दिए हैं। हालांकि मैं तो ऐसे एक रील देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें पूरे तर्क समझ में नहीं आ पाए। तो आई वाज लुकिंग एट दैट वीडियो कि वो मुझे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, रियली वांट टू वॉच दैट, वो मिल नहीं पाया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ग्रंथों के तर्क दिए हैं उसमें। तो अच्छा, चूँकि हम भाजपा की बात कर रहे हैं, चूँकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे आपको उनके जो कार्य हैं, सबसे ज़्यादा कौन से कार्य प्रभावित करते हैं जो भाजपा ने सरकार में आने के बाद किए हैं देश के लिए? 370। उस वजह से मैं अमित शाह जी को तो बहुत मतलब हिकारत की दृष्टि से देखा करता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने संसद में बोला कि अग्रेसिव होने की क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, उस दिन से मेरा उनके प्रति जो आदर है वो बहुत 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 बढ़ गया है। और 370 उन्होंने हटाई। ट्रिपल तलाक का जो मामला है, ये दो मुझे लगता है कोई और सरकार कर भी नहीं पाती। What about अयोध्या? राम मंदिर का बनना, उस पर मेरे व्यूज़ थोड़े इतर हैं। ये एक समस्या थी जो कैंसर के रूप में भारतवर्ष के लगभग ग्रीवा भाग पर थी, गर्दन पर थी। तो इस कैंसर का इलाज हो गया मंदिर के बनने से, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। यार, बात करने को बहुत कुछ है। एंड मुझे लगता है जो ज्ञानी वाली बात बोली है, यू आर एक्चुअली, एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको 1.5 घंटे से इतना बोर किया है। No, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा बोलूं कि आपको ठीक लगे। Not at all. I just love having this conversation. नहीं, मुझे मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की बातें करना। एंड चूँकि देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं तो बस जानती हूँ जो हम न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग, एज ए जनरल इंडियन, मेरे दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं चीज़ों को लेके, आई एम डिस्कसिंग विद द अदर पर्सन। और मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ उस बोलने के लिए ना मुझे कोई क्षमा याचना करने की आवश्यकता है, ना मुझे डर है।
मैंने आपको वही बोला है जो मैं फील करता हूँ, और इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर मैंने ये बोला है कि सुधांशु जी ज्ञानी है और भाजपा में है, तो उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आज इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कांग्रेस को आप देखें, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद बहुत सारी कमियां हैं। और कविता का काम यही है कि वो तर्जनी से दिखाए कि तुम ये गलत कर रहे हो। कविता कम्स विथ एन अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी को अगर आप चरण चुंबन की भाषा बनाते हैं तो मुझे उस पर आपत्ति है। आज लोग स्पोक्स पर्सन बन गए हमारे मंचों पे, कवि सम्मेलनों में लोग प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कविता सुनाते हैं। कवि सम्मेलनों में लोग आज सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर तालियां बजवाने लगे हैं। प्रथम राष्ट्र की अगर आपके अंदर भावना है और आप तब कविता लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपका वीर रस सार्थक है। बिल्कुल वही, बल्कि कवियों का सबसे बड़ा काम तो है कि हर सरकार या जो भी समाज में चीजें चल रही है उनका दर्पण बनना, बिल्कुल उनका आईना दिखाना, और वो चीजें अभी कम होती जा रही हैं, बहुत कम हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो कवि सम्मेलनों का जोश होता था, जो इंटरेस्ट होता था कि अरे भाई कवि सम्मेलन हो रहा है, लोग रात रात भर जाग के कवि सम्मेलन दिखा करते थे, वो अब कम होता जा रहा है। यही अटल जी थे जो रात रात भर बैठकर अपनी आलोचना सुनते थे। यही मनमोहन सिंह थे जो रात रात भर बैठकर अपनी आलोचना सुनते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने कवि सम्मेलन कराए प्रधानमंत्री होने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कवि सम्मेलन कराते थे, अपनी आलोचना भी सुनते थे। लेकिन जब राजा उस स्तर पर पहुंच जाए कि उसे अपनी आलोचना सुनना पसंद न हो, तो मुझे लगता है वहाँ से पतन का दौर शुरू हो जाता है। और भारत ने इस बार जो जनादेश दिया है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, so true, and we need leaders who can hear us and then act upon it. If you have to name any young politician to be the leader of country, maybe in the next elections, maybe in the next 10 years, who can? मैं तो किसी का नाम नहीं देख पा रहा हूँ, और यही समस्या पूरे देश की भी है, वही समस्या मेरी भी है। पर कोई व्यक्ति ऐसा आए जो थोड़ा सा लिबरल भी हो और ये दूसरे तरह के लोगों से डील करने में थोड़ा और सख्त भी हो। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और मैंने डंके की चोट पर ये पंक्तियां पढ़ी, और सांसद एक बैठे थे उनके सामने पढ़ी कि ये दुनिया को विश्व गुरु का संदेश नहीं है मोदी जी, लाल किला ही पूरा भारत देश नहीं है मोदी जी, क्या सीने में भारत का इतिहास शेष नहीं है मोदी जी, अमरीकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। हमने प्रधानमंत्री मोदी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन जैसा व्यक्तित्व अपनी तरफ से सिंदूर पर विराम लगवा देगा। अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसके अंजाम तक हमें पहुंचाना चाहिए था। बिल्कुल। और ये भारत के डिप्लोमेसी की, ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कितनी बड़ी चूक है, कितना बड़ा फेलियर है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन कर रहा था। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को जानकारी अधूरी है जी। लोग करते हैं, लोग वही चीज़ मैंने बोला, सोशल मीडिया पे स्टेटस डालना, अपलोड करना, आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता है। और अगर सही बात पे सही जगह आवाज़ उठाएं, सही व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाएं, या सही पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें जी, तब शायद ये सोच बदल सकती है। और मैं भाजपा की आप बात कर रही हैं ना, दोनों यशस्वी प्रधानमंत्रियों ने ये चूक की है। अटल जी ने बस चला दी थी लाहौर तक, अटल जी ने समझौता किया, ताजमहल तक पहुंच गए थे हमारे मुशर्रफ। मोदी जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर किसी न किसी दबाव में रोक दिया। और दूसरी बात है कि हमसे जो कमज़ोर है उस पर तो पूर्ण रूप से अग्रेसिव रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, जबकि जो हमारे
क्या नाम है उनका, जो पिलग्रिम्स थे जिनको मारा था, और जो पिलग्रिम्स नहीं थे, टूरिस्ट थे पहलगाम में उसकी ऑफिशियली जिम्मेदारी पाकिस्तान ने नहीं ली थी। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप था जिसने मारा था, वो टेररिस्ट आज भी जीवित हैं। उनको हम हंट डाउन करते और तब पाकिस्तान पर हमला होता, या पाकिस्तान पर हमने हमला कर दिया लेकिन उनको भी हंट डाउन करते, तो एक बात होती। हमने हमला कर दिया, पाकिस्तान तो कमज़ोर है ये, और मीडिया को देखिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग, इतने रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने कराची तक पहुंचा दिया था, उन्होंने रावलपिंडी पर झंडा गाड़ दिया था। क्या चेहरा गया हमारा दुनिया के सामने कि हम लोग मतलब बस हवा में बातें करते हैं। दूसरी बात, जब हमने हमला पाकिस्तान पे कर दिया, उन लोगों का क्या, उन 40-45 जवानों का क्या जिन्होंने गलवान में अपनी जान गंवाई थी? चीन से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। नहीं, वही तो बोला कि क्या हम डरते हैं चीन से? चीन से हम डरते नहीं हैं। चीन से जो प्रेजेंट व्यवस्था है ना, वो लोहा लेने में चूक जाती है। कुछ सही बात कही। हम अपनी ना डिप्लोमेसी बना पा रहे हैं, ना हम उनको अपने सैन्य शक्ति का परिचय दे पा रहे हैं, और ना ही हम उनको अपने साथ मिला पा रहे हैं। वही तो डिप्लोमेसी, वही सबसे बड़ा दुख वही है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन पहलगाम में जो हुआ है, जो भी डिसीजन ये लेंगे, हम लोग फर्मली उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, अंत में अगर अपनी कुछ चंद पंक्तियां देश के हालातों पर बोलना चाहें, देश के युवाओं के लिए बोलना चाहें, तो क्या होगी? मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर ही सुना देता हूँ। अच्छा। और मैं कवि सम्मेलनों में वीर रस क्यों बोलता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, वो भी आपको जवाब मिल जाएगा। जी। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तो अग्निवंश की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। क्या बात है। समंदर जब वार्ता कर ले तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और सवाल अगर हो मुल्क का, तो हर वर्ग की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता है। क्या बात है। तो गूंज रही थी पहलगाम में जो बंदूकों की ताली, ये थी भारत भू पर भारत माँ के स्वाभिमान को गाली। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। धर्म पूछकर कत्ल हुआ है, धर्म दंड से वार करो। घाटी में आतंकवाद का दाब नहीं स्वीकार करो। न्यायालय को नींद की गोली, मिले हवा अंगारों को, सेना घुसकर घर के अंदर गोली दे गद्दारों को। ये लिखा सिंदूर के पहले। और मुझे जाना था जर्मनी। जिस दिन मैं निकल रहा था, उस दिन रात को इन्होंने सिंदूर कर दिया। हमारी फ्लाइट भी इधर उधर घूम करके पहुंची। ये सिंदूर के बाद का सुनिए। आखिर कायर राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वो वक्त था बस मुल्क के नाम, रकीबो साथी साथ खड़े थे। हाथ का पंजा कमल का फूल, साइकिल हाथी साथ खड़े थे। लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था। हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक बदतमीज मंत्री हमारे सेना की एक अफसर को आतंकियों का रिश्तेदार बता देता है। तो हम कैसे चीखते, कैसे बोलते, कैसे रोते, आप मेरे रोने का तरीका देखिए। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है।
क्या बात। तो सेना कभी नहीं हारती है, वर्दी कभी नहीं हारती है, ये चाय की मेज़ों पर राजनीति हारती है। कल भी हारी थी, आज भी हारी है, केवल आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में न हारे। क्या बात है, क्या बात है अपूर्व, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप ऑनेस्टली। जो आप सुनती हूँ, जो भी आपने बातें करी हैं जी, स्पेसिफिकली जब हम आर्मी की बात करते हैं जी, अंदर से इमोशनल हो जाता है इंसान वो चीज़ सुन के। बिल्कुल। वो ट्रू देशभक्ति कर सकता है। अब मैं आपको सॉरी इंटरवीन हाँ, कर रहा हूँ बीच कोई में, बात नहीं। लेकिन आप तो खैर जॉब नहीं करती हैं, जी। परंतु कोई भी व्यक्ति जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, उसको मैं बोलूं कि आज से मैं 2 गुनी सैलरी देने वाला हूँ, 5 गुनी देता हूँ, छोड़ो 20 गुनी सैलरी, तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और जितना वेतन एक अग्रिम कतार का सैनिक पाता है ना, उतना पान का ठेला लगाने वाला भी कमा लेता है। लेकिन वो जज्बा, वो जुनून तिरंगे के लिए, देश के लिए, मिट्टी के लिए क्या है, इस चीज़ को रिकग्नाइज करना भी गवर्नमेंट का काम है। जब से प्रेजेंट सरकार आई, हमने राशन भत्ते बंद कर दिए हैं। आपको शायद ना मालूम हो, जो कर्नलों को, मेजरों को राशन मिलता था ना, उसमें कटौती हुई है। जो मीट के पोर्शंस जाते थे, उसमें कटौती हुई है। तो हम किस जगह पर देश को ले आए हैं? तो राष्ट्रवाद, ये चीज़ें तो मीडिया में नहीं आती हैं। राष्ट्रवाद का परिचय अगर आपको देना है तो राष्ट्रवादी बनिए। मैंने बहुत अभिभूत होकर, ओवरवेल्म होकर एक बार एक फौज के अफसर से कह दिया, मुझे लगा वो खुश होंगे, लेकिन देखिए ग्रिट, डिटर्मिनेशन और ऑनेस्टी कितनी है। मैंने कहा कि जनरल साहब, मुझे लगता है कि अगर संसद में 4-5 जनरल होते ना तो डिसिप्लिन आ जाता। उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल्स को वहाँ नहीं होना चाहिए, हम लोग इमोशनल हैं, हम लोग में और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा, वहाँ पर पॉलिटिशियंस को ही होना चाहिए, निर्वाचित लीडर्स को ही होना चाहिए। ये ऑनेस्टी है हमारे खद्दर वालों में? नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब कुछ ट्रिम कर दीजिएगा, लेकिन ये मत कीजिएगा कि प्रेजेंट सरकार के कोई भी लोग मुझे सुन रहे हों, कम से कम वर्दियों के लिए कोई कटौती मत कीजिए। हो सके तो उनकी सैलरीज बढ़ाइए, हो सके तो उनके भत्ते बढ़ाइए, क्योंकि वो वेतन के लिए काम नहीं करते, वो वतन के लिए काम करते हैं। और आपका दायित्व बनता है कि बिना कहे, बिना मांगे, किसान जो हैं वो देश की रीढ़ हैं, वो भी धरने पर आ गए थे, एक समय था, आपको उनके सामने झुकना पड़ा था। सैनिक अपने डिसिप्लिन में, अपने अनुशासन में कभी धरने पर नहीं आते। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए हम कुछ करें। जो भी आप कर पाएं, जो भी हम कर पाएं, वर्दी के लिए करना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं तो लिटरली एक चीज़ बोलूँगी कि जिस हौसले की आप बात कर रहे हैं, जिस जज्बे की आप बात कर रहे हैं, वो हौसले और जज्बे की आवाज़ आप जैसे कवि हैं। अरे थैंक यू सो मच। वास्तविकता में जब आप ये चीज़ें बोलते हैं तो जवान तो जवान हैं, उनके अंदर तो जज्बा है ही, वो तभी जवान हैं, तभी वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं। लेकिन देश के हर घर में बैठे बैठे कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, अगर आपकी जैसी आवाज़ें सुनता है, अगर आपकी कविताएं सुनता है, तो उसके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाता है। बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है। नो, वास्तविकता में आई एम फील सो हैप्पी एंड दिस इज़ ऑन पर्सनल नोट। जी, आप जैसे देशभक्तों को ही शायद राजनीति में जाना चाहिए। अरे चलिए, धन्यवाद इस पर। क्योंकि हमने इतनी सारी बातें करी हैं राजनीति के बारे में, वास्तविकता में एक यूथ की जब हम बात करते हैं, हम क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि अपने अपने हिस्से का भारत बनाइए जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं के साथ साथ आपको अपने हिस्से का भारत ऐसा भी बनाना चाहिए। अरे बहुत धन्यवाद, और मैं इस पर पूरी गंभीरता से विचार करूंगा, और आगे जैसा नियति चाहे जी, और जो राम चाहे। बहुत मज़ा आया अपूर्व, और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा चल सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स अभी जो बचे हुए हैं, हमने बात नहीं करी। और आप जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं बोर हो रही हूँ, नॉट एट ऑल, आई एम एंजॉइंग लिटरली लाइक अ हेल।
थैंक यू सो मच। आई लव द कॉन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आता है जब आप एक लाइकवाइज माइंड्स के साथ बैठते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेबाक लोगों के साथ बैठते हैं। जी। क्योंकि जो भी सामने बैठता है ना, अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो हर व्यक्ति ना डिप्लोमेटिकली आंसर देता है। वो अपनी पोस्ट के को मद्देनज़र रखते हुए, या अपनी जॉब को मद्देनज़र रखते हुए, 50 लोगों के बारे में सोचते हुए कि यार उसको ऐसा बुरा ना लग जाए, वैसा बुरा ना लग जाए। बट आई रियली लव इट कि बेबाक तरीके से आपको अपने भावनाएं, अपने विचार रखने चाहिए। और देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन माई माइंड कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके के उस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई गेस्ट मिले, जैसे कॉर्पोरेट के बारे में बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ, एंड देशभक्ति के बारे में तो डेफिनेटली हमने बात करी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नाट टॉक्स का जो सबसे बड़ा मीनिंगफुल अगर पॉडकास्ट हुआ है तो ये हुआ है, क्योंकि ये जो गूंज है अपूर्व की आवाज़ की, वो मुझे ऐसा लगता है हर दिल तक पहुँचेगी। और जो जो मैसेजेस हमने यहाँ से दिए हैं वो मैसेजेस समाज के उन अलंबरदारों तक भी पहुँचेंगे, और हमारे राजनेताओं तक भी पहुँचेंगे कि वास्तविकता में देश का युवा क्या चाहता है, वो ये है। तो कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। धन्यवाद। जय हिंद।